हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्ते सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी गुजरात पर। मेरा ऐसे टुकड़े टुकड़ों में बोलने का अभ्यास नहीं है। मैं तो स्पीच देने के लिए खड़ा होता हूँ तो एक साथ लगातार 3 घंटे तक बोलते चले जाता हूँ। यस सर, स्टार्ट कीजिए। तो कल मुझे लगा था कि मेरा विषय पूरा हो गया, लेकिन फिर ध्यान आया कि कुछ विषय छूट गया उसमें। तो वो विषय थोड़ा सा भी ले लेता हूँ, फिर जिन्हें भी प्रश्न करना वो कर सकते हैं। मैं पित्त के बारे में जब बता रहा था तो एक चीज बताना भूल गया कि मैंने जब बताया कि पित्त अग्नि के 5 गुणों को देखिए, तो कुछ चीजें बताना भूल गया, जैसे शोक, भय, क्रोध और ईर्ष्या। ये 4 चीजों के कारण भी पित्त बढ़ता है। अब जैसे किसी का देहांत हो जाए परिवार में, तो किसी का देहांत हो गया तो शोक हो जाता है। अब शोक से पित्त बढ़ता है। अब जब पित्त बढ़ता है तो पित्त जो है वो मधुर रस से और घी से कम होता है। वात भी जो है वह मधुर रस से और घी से शांत होता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रथा थी है अभी भी चल रही है कि किसी का भी देहांत हो जाए तो देहांत होने के बाद परिवार के लोग जिस सदमे जो सदमा लगा उनको शोक हुआ है और जो एक परिवर्तन आया है, इससे वात और पित्त दोनों बढ़ रहे हैं, तो वात पित्त दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ प्रतिदिन नया भोजन बनता है 12 दिनों में, और उसमें एक मिठाई अवश्य होती है। और यह मिठाई घी में बनी हुई होती है। घी में इसलिए बनी हुई क्योंकि घी में अगर बनी हुई रहेगी मिठाई तो वात और पित्त दोनों कंट्रोल करेगी, और मधुर रस भी दोनों कंट्रोल करेगा। तो इसलिए 12 दिन मीठा खाने की प्रथा हमारे यहाँ पर रही है। मेरे मन में बड़ा ये हो लगता है कि घर में कोई देहांत हुआ है, कोई शादी ब्याह थोड़ी ना खिलाया जा रहा है। कोई शादी ब्याह हो, कोई हंसी खुशी का प्रसंग हो तो समझ में आती बात, लेकिन दुख के प्रसंग में ये मिठाई खिलाना ये क्या है? और वो भी रोज नहीं। ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन एक ही मिठाई जो 4-5 दिन चल रही है, हर दिन नई मिठाई। बस उसमें गड़बड़ी होगी कि अब कोई भी घी हम यूज कर रहे हैं। ये जो वात और पित्त दोनों का शमन करने का गुण है केवल और केवल देशी गाय के घी में। और मधुर रस यानी मीठा जो है वह शुगर मिल से जो निकली हुई शक्कर है उसमें मधुर रस नहीं है, उसका रस कड़वा है। आयुर्वेद के बारे में जब ज्यादा पढ़ना शुरू करेंगे तो मालूम पड़ेगा कई चीजें भीतर जाके उनका गुण बदल जाता है। जैसे राई आप खाएंगे तो कड़वी लगेगी, लेकिन राई जब पेट में चली जाएगी तो वो अंदर जाके खट्टा रस पैदा करती है। ऐसे ही जो मील की शक्कर है वो मुंह पे तो मीठी लगती है जबान पे, लेकिन अंदर जाके वो कड़वा रस तैयार करती है। ऐसे नींबू जो है मुंह पे जीभ पे तो खट्टा लगता है, लेकिन अंदर जाके वो एल्कलाइन हो जाता है। लेकिन वो नींबू का भी है कि अगर आपने ठंडे पानी में नींबू लिया तो उसका अलग गुण होता है, और गर्म पानी में नींबू लिया तो उसका अलग गुण होता है। तो मीठा जो है वह मील की शक्कर नहीं होनी चाहिए, केमिकल वाला मीठा नहीं होना चाहिए। नेचुरल मिठाई मिठास जिसमें होती है वो मिठास वाली शक्कर होनी चाहिए, और उससे बनी हुई मिठाई होनी चाहिए। मैंने अपने घर में दुर्घटना देखी है।
जब मेरे भाई का देहांत हुआ, भाई की उम्र केवल 40 वर्ष थी। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि भाई भाई की तो जवान मृत्यु हुई है, तो इस जवान मृत्यु के कारण घर में मीठा नहीं बनेगा। लेकिन उसका ये परिणाम हुआ कि मीठा न खाने के कारण मेरी माँ जो है वह 1 महीने के अंदर 10 वर्ष बूढ़ी दिखने लगती। क्योंकि बात और पित्त को कंट्रोल करने वाली कोई चीज हमने खिलाई नहीं उसको। सादी रोटी सादा सब्जी अगर खाई तो उससे वो बात पित्त कंट्रोल नहीं हुआ। जो सदमा लगा, जो परिवर्तन हुआ, उसको सहन नहीं कर पाई। जवान बेटा चला गया, उसका जो सदमा लगा था तो उनको मीठा खिलाना था लेकिन नहीं खिलाया। और मेरी भाभी जो है वह भी उस सदमे को सहन नहीं कर पाई और 1 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। तो कई बार हम अपने प्रथाओं को, मैंने बताया अपनी परंपराओं को हम कह देते हैं ये तो अंधविश्वास है, ये तो दकियानुसी है, ये सब हटाने चाहिए। लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान, ये विज्ञान हमें पता नहीं। ये हमें बड़ा दुख की बात है कि ये विज्ञान हमें पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जा रहा है। ऐसे ही डर के कारण पित्त बढ़ता है। कैंसर के व्यक्ति में कहता हूं, कैंसर का व्यक्ति कोई भी कैंसर से नहीं मरता है, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा भर गया है कि कैंसर यानी मौत का दूसरा नाम। तो यह जो मौत का दूसरा नाम ऐसा दिमाग में बढ़े, कैंसर बोलते हैं लोगों को लगता है बस अब तो मरना ही है। और ये डर जो है यह मौत का कारण बनता है। कैंसर से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। डर, गलत ट्रीटमेंट और लापरवाही। कोरोना में भी यही है, डर, गलत ट्रीटमेंट और लापरवाही। ये 3 चीजों से मरा है, कोरोना से कोई नहीं मरता। तो डर से बहुत जल्दी पित्त बढ़ता है। अब आप देखिए, अगर समझो किसी को किसी कमरे में भेज दिया जाए और वहां जाने के बाद कहेंगे अरे इस कमरे में तो भूत है, या उसे ऐसा लगे कोई कपड़ा टंगा हुआ है और उसे लगेगा अरे तो भूत है अंधेरे कमरे में, क्या होगा? एकदम डर लगेगा और डर के कारण उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। मैंने बताया था पित्त का एक गुण होता है पीला। अग्नि में चमक होती, चमक उड़ जाती है चेहरे की, चेहरा फीका हो जाता, पीला पड़ जाता है। तो डर के मारे लोगों के चेहरे की चमक उड़ गई, तो समझ में आया था कि पित्त बढ़ गया है, डर गया है। तो डर से पित्त बढ़ता है और आज टीवी यही काम कर रहा है, इसलिए इसको इडियट बॉक्स कहा गया। टीवी केवल और केवल डर का माहौल पैदा करता है। टीवी पे जितने सीरियल आते हैं ये बाकायदा षड्यंत्र पूर्वक सीरियल बनाए जाते हैं। सास के मन में बहू से डर है, बहू के मन में सास से डर है, देवरानी के मन में जेठानी से डर है, जेठानी के मन में देवरानी से डर है, आपस में पड़ोसी के मन में से डर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई उनको कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया उससे उसको डर रहा है। वो जानबूझ कर डर 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 का माहौल, और इस डर के माहौल से बीमारियां बढ़ रही। आपको ध्यान होगा कि आपने एड देखा होगा, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। आपके घर की शान, पड़ोसी की जली जान। आपको ध्यान होगा ये ओनिडा टीवी जो आता था, ओनिडा टीवी का इस प्रकार से है ना, आपको एड के माध्यम से भी आपके मन में ईर्ष्या पैदा करना, जलन। ईर्ष्या का नाम ही जलन।
और ईर्ष्या जलन के कारण पित्त बढ़ता है। जो जलन करने वाला व्यक्ति है वो दूसरे को कितना नुकसान कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं, लेकिन उसको तो जला डालता है। जितनी जलन पैदा होगी उतना ज्यादा पित्त बढ़ेगा। और क्रोध, क्रोध के अंदर भी यही होता है। हम उधर वो देखो गुस्से से लाल पीला हो रहा है, लाल और पीला ये पित्त की निशानी है। गुस्से से आदमी पागल हो गया, पागल हो गया मतलब पित्त का संबंध बुद्धि से। गुस्से में आदमी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और पागल की निशानी क्या होती है कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती, क्या गलत है क्या सही है उसको पता ही नहीं चलता। और इसीलिए कई बार आदमी गुस्से में कुछ बड़बड़ा जाता है, बाद में बोलता है कि अरे भाई मैं तो, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो गुस्से में मेरे मुझसे निकल गया, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो जब क्रोध बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए? अब क्रोध बढ़ता है तो हमारे यहाँ कई बार बोलते हैं कि पानी पी लो, लेकिन कभी भी गर्म के ऊपर, जैसे कोई बल्ब जल रहा है आपने उसके ऊपर छींटे मार दिए तो बल्ब फट जाएगा। इसलिए कभी भी जब पित्त ज्यादा बढ़ा हो तो ठंडी चीज का सेवन नहीं करें। और क्रोध क्या है? एनर्जी है। एनर्जी को आपको चैनलाइज करना होगा। एनर्जी कभी भी आप दबा नहीं सकते उसको। इसलिए जब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि पूरे शरीर को एकदम कड़क कर लीजिए, मुट्ठियां बांध लीजिए, एकदम पूरे पैरों को एकदम तान लीजिए, हाथ को एकदम तान लीजिए, एकदम खींच लीजिए उनको, कस लीजिए उनको, और कसते जाइए कसते जाइए कसते जाइए, आधा एक मिनट तक एकदम कस लीजिए और फिर एकदम ढीला छोड़िए। आपकी एनर्जी जो है अर्थिन हो जाएगी। जैसे बिजली अर्थिन हो जाती है वैसे आपकी जो गुस्से की एनर्जी ऐसे 4-5 बार करेंगे आपकी एनर्जी अर्थिन हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है क्रोध को कंट्रोल करने का कि अगर आपको क्रोध आए तो जैसे अगर आप घर में हैं और क्रोध आ गया तो बिस्तर के ऊपर जोरदार 5-10 मुक्के मार दीजिए। हाँ, शर्त यह है कि बिस्तर पे कोई लेटा हुआ नहीं होना चाहिए, खाली बिस्तर को ही इस पे मारिएगा। तकिए पे मार दीजिए, आपका गुस्सा तुरंत कम हो जाएगा। मगर आपने उस समय पानी पी लिया तो क्या होगा? तो गुस्सा अंदर उतर जाएगा और अंदर आपके अंगों को जला डालेगा। इससे ज्यादा गुस्सा आने पे पानी नहीं पीना। ऊपर से तो गुस्सा शांत हो जाएगा लेकिन अंदर गड़बड़ कर देगा, अंदर गड़बड़ कर देगा। तो अधिक गुस्सा आने पर उसे निकालेंगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि आप गुस्सा करेंगे तो सामने वाला भी गुस्सा करेगा, फिर तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए गुस्से को चैनलाइज करना। अब कई बार क्या होता है, माएँ क्या करती है, बच्चा है तो गुस्सा आया, लगा दिया एक थप्पड़। अब जैसे ही थप्पड़ लगाया उसके बाद क्या हुआ, वो एनर्जी चैनलाइज हो गई और तुरंत माँ को ध्यान आता है मैंने क्यों मार दिया थप्पड़, इतनी सी तो बात थी, इसके ऊपर थप्पड़ मारने क्या जरूरत। और फिर बच्चों को लेके गले लगा देते हैं, फिर सॉरी और बोल देते हैं। ऐसे बच्चे ढीठ हो जाते हैं, फिर वो अपने माता पिता की किसी की बात नहीं सुनते। इसलिए गुस्सा उतारने के लिए मत मारिए, उसको शिक्षा देने के लिए, उसको सिखाने के लिए। मराठी में बहुत अच्छा शब्द है, मराठी में जब कोई सजा दी जाती है तो उसको सजा नहीं कहते, उसको कहते हैं शिक्षा देना, है ना। वो फिर से गलती नहीं करे इसलिए उसको शिक्षा देंगे। तो शिक्षा देने के लिए आपको मारना है, अपना गुस्सा उतारने के लिए मारना है। जो माएँ अपना गुस्सा उतारने के लिए बच्चों को मारती है वो बच्चों को खो देती है, फिर बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। तो आप गुस्सा उतारने के लिए मत मारो। ज्यादा गुस्सा आ रहा है जाके तकिए में मार दो। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है
कि शोक, भय, क्रोध और ईर्ष्या, ये चारों चीजों से भी बचना है। ये चारों चीजें पित्त को बढ़ाती है और पित्त के कारण से बीमारी फैलती है। जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं, कंटेजियस डिजीज है, वो सब के सब पित्त के कारण होती है। तो पहले तो देश में डर का वातावरण बनाया जा रहा है और फिर कह रहे भयानक बीमारी आ गई है, महामारी आ गई है, वैश्विक महामारी आ गई है, पेंडेमिक आ गया है, ये सब चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भय का वातावरण है। इसलिए वो दूसरी लहर, तीसरी लहर, जैसे कोई अपने को लोग ज्योतिष समझ रहे, क्या पता नहीं क्या होगा। जैसे हमारा मौसम विभाग जिस दिन कहता है ना बरसात होने वाली जब दिन, तो मुंबई के लोग छाता लेके निकलते ही नहीं बाहर, क्योंकि मालूम है तो मौसम विभाग 90% गलत भविष्यवाणी करता है और फिर भी वो अपने आप को साइंस कहता है। ऐसा ही इनका कुछ चल रहा है कि सेकंड वेव आएगी तो युवाओं की, पहली वेव आई वो बूढ़ों के लिए थी, सेकंड वेव आई थी वो युवाओं के लिए रहेगी और थर्ड वेव आएगी वो बच्चों के लिए आएगी। उनको पूछो किस आधार पर आप ये बोल रहे हो? ये साइंस के नाम पे ढकोसला क्या चल रहा है आपका? आप साइंस की बातें कर रहे हो या अंधविश्वास फैला रहे हो, या आपका कुछ और एजेंडा है? जब इन बातों पर ध्यान देंगे, अगर जिनको विज्ञान का आधार समझ आएगा तो समझ आएगा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो यह पित्त का विषय मैंने यहां पर बोल दिया। आज कुछ लोगों ने मुझे फोन नंबर अगर पूछा था कि भाई फोन नंबर क्या है, तो मेरा लैंडलाइन नंबर भी इस पर लिखा हुआ है। मेरे सेंटर का नाम है घोष सुषमा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज पूरे देश में, पूरे मार्केट के अंदर सब नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई चीजें, 99% नेगेटिव एनर्जी वाली चीजें, लेकिन कुछ लोग जो है वो अमृत का उत्पादन कर रहे हैं। जो गाय रखते हैं वो अगर गाय का दूध दे रहे हैं, गाय का घी दे रहे हैं, तो वो भी अमृत है। छाछ दे रहे हैं, वो भी अमृत है। गाय के गोबर और गोमूत्र से खेती करते हैं तो वो भी अमृत है। तो उन लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है, सरकारी नीतियां उनको खत्म करने की। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ऐसे लोग जो समाज को अमृत दे रहे हैं उनका संरक्षण किया जाए, तो उनकी इकोनॉमी खड़ी हो। आज विष बेचने वालों की इकोनॉमी, हमारे यहाँ कोई भी आके कोल्ड ड्रिंक बेच सकता है, कोका कोला बेच सकता है, पेप्सी बेच सकता है, किसी भी प्रकार का जहर बेच सकता है, रिफाइंड ऑयल नाम का जहर बेच सकता है, घी के नाम पर डालडा बेच सकता है। एक आप लोगों को पता होगा कि तेल को हाइड्रोजनेटेड ऑयल जिसको बोलते हैं, मतलब तेल को नष्ट कर दिया गया है, वो तेल भी नहीं रहा और उसको घी का नाम दे दिया। वो हमारे देश में बेचा जा सकता है। हमारे देश की पूरी भूमि को जहरीला किया जा सकता है, पूरे अन्न को जहरीला किया जा सकता है और उसको हरित क्रांति नाम दी जा सकती है। हमारे देश में पशुओं को काटने का जो मंत्रालय है उसको पशुपालन मंत्रालय कह दिया जाता है। उसका उद्देश्य होता है पशुओं को काटने के लिए तैयार करना। मांस उत्पादन के लिए जो उद्योग सहयोग कर रहा है उसको डेयरी कह दिया गया, श्वेत क्रांति कह दिया गया। वास्तव में तो वो रक्त क्रांति है, लेकिन उसको नाम दे दिया श्वेत क्रांति। तो इस प्रकार की बहुत सारी बदमाशियां जो वैश्विक स्तर पर से चल रही है और जिसके सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके साथ पंगु हो रखे हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है उनके सामने, तो कठपुतली बन चुके हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब वो कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग अमृत का उत्पादन कर रहे हैं उनको हम सहयोग करें, उनके पीछे खड़े रहे। एक गो सुषमा यही काम कर रहा है, हमारा केंद्र। इसलिए इस पर लिखा विश्व से भरे बाजार में अमृत का केंद्र। जो अमृत का उत्पादन कर रहे हैं, हम उनसे अमृत जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी खड़ी हो, विष बेचने वालों की इकोनॉमी खड़ी नहीं हो। आप लोगों को एक सरल फॉर्मूला दे जाता हूं, आप पूरा मेरा व्याख्यान भूल जाएंगे तो भी चलेगा। इस फॉर्मूले को आप रख लीजिए, जिस चीज का टीवी पर प्रचार आए उसे कभी नहीं खरीदें, क्योंकि टीवी पे उन्हीं चीजों का प्रचार ज्यादा किया जाता है जो बहुत घटिया चीज हो। जैसे कोका कोला, पेप्सी घटिया चीज है तो उसका खूब प्रचार हुआ। लक्स एकदम घटिया साबुन, कोई क्वालिटी नहीं है उसमें, तो उसका खूब प्रचार हुआ। लाइफ बॉय एकदम घटिया चीज है, उसका प्रचार हुआ। कॉलगेट एकदम थर्ड क्लास चीज है, उसका खूब प्रचार होता है। तो जो कॉस्मेटिक्स घटिया चीज की होती है उनका खूब प्रचार होता है।
जो ड्रिंक पीने के लायक नहीं होता खूब प्रचार होता है, रिफाइंड ऑयल का खूब प्रचार होता है क्योंकि घटिया चीज है, घाड़ी के तेल का प्रचार नहीं होता, देशी गाय के दूध का प्रचार नहीं होता है, जो घटिया है बटर उसका प्रचार होता है, लेकिन जो हाथ के बिलोने का मक्खन उसका प्रचार नहीं होता, छाछ का प्रचार नहीं होता, नींबू पानी का प्रचार नहीं होता, नारियल पानी का प्रचार नहीं होता, गन्ने का रस का प्रचार नहीं होता है। तो टीवी पे सिर्फ और सिर्फ उन चीजों का प्रचार होता है जो एकदम घटिया है, जो जहर है। तो आप टीवी को देखिए, टीवी का एड भी देखिए और ये समझ जाइए कि जिस चीज का एड आता है उसको नहीं खरीदना है। अगर इतनी समझदारी हमारे अंदर आ जाएगी तो कोई भी घटिया चीज का एड टीवी पे नहीं आएगा और 99% चैनल बंद हो जाए और उससे हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। हमारे दिमागों में जो जहर फैलाया जा रहा है वो दिमाग का जहर फैलाना बंद हो जाएगा। 1 मिनट की न्यूज को आधा आधा घंटा ये लोग चलाते हैं और न्यूज तो है ही नहीं, न्यूज चैनल तो एक ही नहीं, सब व्यूज चैनल है, वो सब अपनी व्यूज बताते रहते हैं उल्टे सीधे। तो आप टीवी का उपयोग ये कीजिए, इडियट बॉक्स से इडियट मत बनिए। इडियट बॉक्स में जो ऐड आते हैं उन ऐड को देखकर वो चीज आपके घर में आनी ही नहीं चाहिए। और आप, मैंने बताया आपको पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी किसमें है वो आप देखिए। कुछ प्रश्नोत्तर शुरू हो उसके पहले मैं थोड़ा सा हमारे सेंटर में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं हमको कैसे ये सब चीजें मिले, क्या है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे सेंटर में क्या क्या चीजें आपको हम रखते हैं। ऐसे ही सेंटर और भी जगह खोला जा सकता है, आप लोग दूर दूर से हैं कहीं पे भी कर सकते हैं आप इस प्रकार का। अगर ये आप करते हैं तो बड़ी देश की सेवा होगी। इस सेंटर से जो भी चीजें बिकती है उसका पूरा का पूरा धन जो है वो गौ सेवा के लिए जाता है। मैं यहाँ के सेंटर से एक भी रुपया नहीं लेता हूँ, इस सेवा के लिए खुला हुआ है। ठीक है, स्टाफ है, स्टाफ के लिए जो खर्चा निकलता है उस खर्चा को निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट रहता है वो गौ सेवा के लिए उपयोग होता है। तो मैं एक बार आपको इस सेंटर का थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि सेंटर में क्या क्या चीजें रखी गई। आप भी इस प्रकार के सेंटर खड़े कर सकते हैं। ये देखिए हमारे सेंटर में मेरा मुंह दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे ये सब प्रोडक्ट्स वगैरह जो रखे गए हैं यहाँ पर, ये सब के सब प्रोडक्ट्स। आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये मैं सेंटर का दिखा रहा हूँ आपको कि जो गौशालाओं के प्रोडक्ट्स हैं या जो गाय रखने वाले लोग हैं, गोपालक हैं, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे गौशाला फिनाइल बना रही है तो ये फिनाइल है इस प्रकार, ये गोनिटाइजर है। सैनिटाइजर जो है उसमें अल्कोहल होता है, केमिकल होता है, बहुत ही नुकसान करने वाली चीज है, नेगेटिव एनर्जी है भरपूर उसमें। उसकी जगह गोमूत्र वर्ग से ये गोनिटाइजर बनाया गया है। ऐसे आप लोग डिश वॉश यूज करते हैं, इसमें भी गोबर की राख वगैरह का उपयोग किया गया है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये गोनिटाइजर ये है, ये आप लोग जो वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं डिटर्जेंट, इसमें गोमूत्र वगैरह का उपयोग किया गया है। ऐसे मॉस्किटो कॉइल है, धूप बत्ती है, ये कुछ हाथ धोने के लिए मिट्टी और गोबर की राख, इसका उपयोग करना चाहिए। जितना हो सके हम साबुन अवॉइड करें। ऐसी कुछ औषधियां हैं, जैसे चर्म रोग वगैरह के लिए औषधियां वगैरह है, तो ये सब दंत मंजन है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं, गौशालाएं बनाती हैं सब। ये धूप बत्ती वगैरह है। आप अगरबत्ती मत जलाइए क्योंकि उसमें बांस होता है, बांस को जलाना नहीं चाहिए और उसमें फिर पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, वो नुकसान करने वाली चीजें हैं। तो उनकी जगह आप धूप बत्ती का उपयोग कीजिए। ये अलग अलग गौशालाएं अलग अलग प्रकार की धूप बत्ती बनाती हैं। ये अंगराग उपटन है, स्नान के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो इस प्रकार की सब चीजें हैं अलग अलग। ये गोबर के कंडे वगैरह हैं, ये गोबर के कंडे वगैरह हम हवन वगैरह में इसका उपयोग कर सकते हैं। इन चीजों का उपयोग करेंगे तो इनको आपको भी अमृत मिलेगा और गौशालाओं को भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये अलग अलग बीमारी, जैसे कैंसर की बीमारी के लिए है, मोटापे के लिए है, डायबिटीज के लिए है, ये इस प्रकार की औषधियां हैं, अस्थमा वगैरह के लिए है, ये सब औषधियां हैं।
ये हरडे चूर्ण वगैरह जैसे पेट की बीमारियों के लिए, मिर्गी का किसी को रोग हो फिट्स के लिए तो उसके रामबाण औषधि है ये। तो ये इस प्रकार की औषधियां हैं। और ये किडनी किडनी के लिए रामबाण औषधि, किडनी और लीवर के लिए। तो इस प्रकार की ये सामान्य गोमूत्र अर्क अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही अलग अलग गोमूत्र की गोलियां वगैरह हैं जो अर्क के साथ गोमूत्र की गोलियां वगैरह भी लेते हैं। ऐसे कोरोना के लिए कुछ दवाइयां बनाई है ये कोरोना वगैरह की। और फिर ये जैसे मैं बता रहा था कुछ बुक्स वगैरह है, तो ये बुक्स वगैरह हमारे यहाँ के साहित्य वगैरह, तो ये इन प्रकार की, ये इस प्रकार की चीजें हैं। ऐसे ही हम जो कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, जैसे हम शैम्पू यूज करते हैं, तो बहुत सारी गौशालाएं शैम्पू वगैरह बना रही है। ये हैंड क्लीनर है, बॉडी वॉश है, हैंड वॉश है, और ये शैम्पू वगैरह अलग अलग गौशालों के अलग अलग प्रकार के शैम्पू वगैरह, फेस वॉश, ये कई गौशालाएं आजकल बनाने लगी है जिनके अंदर केमिकल का कम से कम उपयोग हो रहा है, और साथ में गोमूत्र का उपयोग होने से वो केमिकल हमारे को ज्यादा नुकसान भी नहीं करते हैं। ये तेल है, अलग अलग प्रकार की गौशालाएं वगैरह बनाती है। ये गणपति बनाए हुए हैं, गोबर के गणपति जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है, ये ऐसे गोबर के गणपति के। और ऐसे ही फिर वहां जो अलग अलग प्रकार के मसाले वगैरह हैं, हल्दी पाउडर है, राई है, जीरा है, मेथी है, ये सब प्रकार के, तो ये कुछ बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई बोले भाई हम ये मिट्टी से नहाना हमारे बस की बात नहीं है, तो ये इस प्रकार के साबुन भी बनाए गए हैं जिनके अंदर कम से कम केमिकल है, और चर्बी का उपयोग तो बिल्कुल नहीं किया गया इनको बनाने में। ऐसे ही ये जैसे बाजार में पियर्स टाइप का साबुन आता है, उसी प्रकार का ये बनाया गया है। और हमने जब इसकी एनर्जी लेवल चेक की तो पियर्स से में तो नेगेटिव एनर्जी और इसमें एकदम पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये इस प्रकार की चीजों का हम उपयोग करें अपने दैनिक जीवन में। और ऐसे ही ये अलग अलग प्रकार के साबुन वगैरह, ये मेरी कुछ सीडी वगैरह है लेक्चर की, अब तो सीडी का जमाना चला गया है। ये गणपति जी हम अपने घर में रख सकते हैं, गणपति के समय रख सकते हैं पूजा वगैरह के लिए। ये मोबाइल के स्टैंड वगैरह, ये मोबाइल का स्टैंड वगैरह है जिसमें आप मोबाइल रख सकते हैं, ये बताया भी था मैंने लेक्चर के समय। ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अनाज है, दालें हैं, और बहुत सारे किसानों से, अलग अलग किसानों से आती है, जैसे तुअर की दाल है, तो इस प्रकार के तुअर की दाल है, धनिया है, ये सब उनके यहाँ से आई भी अलग अलग चीजें हैं। बैल खेती का, जो बैलों से खेती कर रहे हैं, आजकल तो सब जगह ट्रैक्टर आ गए, तो बैलों से जो खेती हो रही है वहां से हम मंगा रहे ताकि बैल कटने नहीं जाए। लोग अगर छोड़ेंगे तो बैल कटने चले जाएंगे, तो बैलों से खेती हो रही, तो वहां से ये मंगाते हैं। हम चाहते थे तो उनको ब्रांडेड बना सकते थे, लेकिन हमने ब्रांडेड नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ब्रांड के पीछे नहीं भागे, आप खुद क्वालिटी पहचाने, और जहां भी ये चीजें मिले वहां से लें, इसी सेंटर से लें, ऐसा हमारा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है। क्योंकि हम पूरे देश के करोड़ों किसानों को सहयोग नहीं कर सकते अकेले, हम तो केवल 70-75 किसानों तक पहुंच पाए हैं। तो ये सब चीजें इसी प्रकार से। पोहा है, अब लाल प्रकार का पोहा होता है, लाल चावल का। ये शक्कर जो है, सॉरी ये सामा है, तो ये 11 एकादशी, आज आषाढ़ी एकादशी है, आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। तो ये एकादशी पर खाने वाली कुछ चीजें वगैरह है, इस प्रकार से दाल वगैरह ये सब चीजें हैं। तो ये अलग अलग ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हैं, मुनक्का है, किशमिश है, बेसन है, ये सब चीजें जो बनाई जा रही, चावल का आटा वगैरह, इस प्रकार की चीजें वगैरह है। शरबत बनाए गए हैं, ये शरबत वगैरह अलग अलग प्रकार के, कम से कम केमिकल हो इसमें, या ऑर्गेनिक शक्कर इसमें यूज की गई, केमिकल भी नहीं है इसमें। ये जो चीजें हैं कुछ, ये गुड़ वगैरह है, गुड़ के अलग अलग प्रकार के गुड़ है। ये गुड़ के 2 साल पुराना गुड़ जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। और ये गुड़ का पाउडर है, ये इस प्रकार से ये गुड़ जो है ये पूरा भेली के रूप में है। वो सब मिश्री है, मिश्री को भी ये बिना केमिकल की मिश्री है, ऐसा प्रयोग किया गया। मैं कह रहा था कि भाई हमको बरसात के अंदर गीली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, मैंने अपने लेक्चर में कहा था। तो ये राजस्थान के अंदर इस प्रकार काचरा, कैर, कुमठिया, सांगरी, गूंदा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ये कैर है, तो इस प्रकार की चीजें की होती है, सूखी सब्जियां, ये सांगरी है। तो अलग अलग प्रकार की सब्जियों का हम उपयोग कर सकते हैं। पापड़ की सब्जियां बनाई जाती है राजस्थान के अंदर, मेथी की, दाना मेथी और किशमिश की सब्जी बनाई जाती है। तो इस प्रकार का तेल हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलगाड़ी का तेल आए। अभी तक तो बैलगाड़ी को हमको मिला नहीं है, लेकिन प्रयास चल रहा है कि बैलगाड़ी का तेल मिले। लेकिन ये घानी का तेल है, मशीन घानी का तेल है, बैलगाड़ी का नहीं है। पचमेड़ा गौशाला आपने नाम सुना है, तो वहां पर ये तेल बना है। सरसों का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, इस प्रकार अलग अलग तेलों का ये
मुरब्बा वगैरह है, गूंद है, ऐसी कई चीजें। ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि गौशाला वाले शहद वगैरह अपने गौशाला में शहद के छत्ते लगाएं और वो उससे शहद बनाया जाए। शक्कर जो है, अब ये शक्कर देखिए, ये शक्कर आप देखेंगे, हिलाई मत ज्यादा, शक्कर देखेंगे तो शक्कर का रंग आपको लगेगा एकदम ही अलग है। हम मार्केट में देखते हैं एकदम सफेद सफेद शक्कर, ये बिना केमिकल की शक्कर है। तो ये इस प्रकार की है। ये घी है, अलग अलग गौशालाओं के हैं, अलग अलग किसानों के हैं जो गाय चराते हैं करते हैं, उनका भी क्या ये है। तो अलग अलग प्रकार के घी है। और ऐसे ही किसी ने सिवैयां, आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा शौक रहता है, तो ये सिवैयां भी कुछ बनाई गई है, गेहूं के आटे की बनाई गई है, मैदे की नहीं बनाई गई है। ये पॉपकॉर्न वगैरह, पॉपकॉर्न क्या कहते हैं उसको, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बनाए गए हैं। ये भी एक अलग प्रकार की शक्कर है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो ऐसे कई प्रकार की शक्कर है, कोई खांडसारी है। और इसी प्रकार से ये पथमेड़ा की गौशाला की एक ब्रांच है, उन्होंने ये मिठाइयां बनाई है, बिस्किट बनाए हैं, कुकीज। तो ये कुकीज वगैरह भी, ताकि इसमें धीरे धीरे उनको मैंने कहा कि इसको और ऑर्गेनिक बनाया जाए, लेकिन इनमें देशी गाय के घी का उपयोग किया गया है, किसी भी प्रकार के दूसरे घी का उपयोग नहीं है, कोई तेल का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने रसगुल्ला, चमचम, ऐसे कई पेठा वेठा कई मिठाइयां बनाई है, ताकि हम शुद्ध मिठाई, जिनको खाने का शौक है वो शुद्ध चीजें खा सके। मुझे मिठाई का बहुत शौक है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे शुद्ध चीजें खाने के लिए मिले। ऐसे ही ये राखियां हैं, ये गोबर की राखियां बनाई गई है, ये गोबर की राखियां हैं। तो हम पॉजिटिव एनर्जी, अपने भाई के हाथ में पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें बांधते हैं। क्यों हम नेगेटिव एनर्जी वाली चीजें बांधते हैं? और एक हो सके तो मिट्टी के बर्तन में भोजन कीजिए। ये आप मिट्टी के बर्तन रखिए, उसको बनाने का तरीका जिनको इंटरेस्ट होगा मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा। ये गाय का गुल्लक हर एक घर में होना चाहिए, ताकि बच्चों को आदत पड़े। हमारे घर में पिगी बैंक रहते थे, तो पिगी बैंक का मतलब ही क्या, आपका धन जो है आप सुअर के अंदर डाल रहे हैं तो वो तो धन व्यर्थ ही होने वाला है। उसके बजाय आप गो बैंक रखिए, काऊ बैंक रखिए, और वो गाय के अंदर बच्चे डाले, और वो जब पूरा भर जाए तो उसको ले जाके किसी गौशाला को या किसी गोपालक को दे दीजिए, ताकि गाय की सेवा हो, तो बच्चों को संस्कार मिलेगा। ये कई लोग बोलते हैं भाई हमको दूध उपलब्ध नहीं होता क्योंकि हमारे पास आसपास देशी गाय नहीं है, तो ये एक गौशाला ने मिल्क पाउडर बनाया है। तो इस प्रकार से दूसरी गौशाला ने ये मिल्क पाउडर इस प्रकार का बनाया है। तो ये होल मिल्क पाउडर है, और ये इसमें से क्रीम निकला हुआ है, क्रीम निकाल के इन्होंने मिल्क पाउडर बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे चावल के अलग अलग प्रकार। तो बाजार में होता ही है कि जितना पुराना चावल होता है उतना अच्छा होता है। तो बासमती भी है, सामान्य दूसरे चावल भी है, ऐसे कई प्रकार के चावल वगैरह होते हैं। ये काले चावल भी है जो डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लाल चावल है, ये सब अलग अलग प्रकार के चावल भी है। तो हम ढूंढेंगे तो हमें बाजार में बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिलेगी। कोई हवन करना चाहता तो हवन सामग्री भी है, तो ये हवन सामग्री अपने घी वगैरह इसके अंदर सब जो कुछ चीजें हैं, गोबर के कंडे वगैरह सब इसमें है। तो वो तो मैंने बता दिया था। तो इस प्रकार सर दो क्वेश्चंस आए चैट में। एक तो गैस का अगर बहुत प्रॉब्लम हो और छाती में पसलियों में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। गैस की प्रॉब्लम किस चीज की प्रॉब्लम होती है? बात की प्रॉब्लम है ना? हाँ सबका अब आपको क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनको अनम्यूट कर दीजिए, ताकि मैं उनसे पूछता रहूं। और लोग भी जवाब देना चाहते तो वो भी अपने आप को अनम्यूट कर लें सब। तो गैस की प्रॉब्लम को हम सबसे पहले डालना चाहिए, किसमें डालना चाहिए? तो वात की प्रॉब्लम। हमें वात पित्त कफ से देखना है किसकी प्रॉब्लम है। तो गैस का सबसे बढ़िया इलाज यह है कि आप तुरंत गर्म पानी पीजिए। जैसे ही गर्म पानी पिएंगे कुछ देर के लिए आपका गैस में आपको तुरंत आराम मिलेगा, कंट्रोल हो जाएगा दर्द के अंदर। जब दर्द कंट्रोल में आएगा तो आपको सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी कि हम आगे क्या करना है। तो यह एक चीज। और दूसरा जो है कि गैस के अंदर आप रूखा भोजन मत कीजिए, घी और तेल से युक्त भोजन कीजिए, क्योंकि चिकनाई की आवश्यकता होती है। तो आप इस प्रकार से इन चीजों का उपयोग कीजिए। और फिर जैसे गोमूत्र औषधियां तो बहुत सारी, तो गोमूत्र गैस को वातनाशक है, तो वात को शांत करेगा।
फिर हम घरेलू उपाय, अजवाइन है, मेथी है, इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई बीमारी किस बात में, ये किस चीज का दर्द है। गैस का दर्द है तो बात क्या है, तो बात में ठीक इस तरह से इसका उपाय क्या है। और किसी के मन में कोई प्रश्न? सर हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए प्रिकॉशनरी क्या क्या इसमें से लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पर आयुर्वेद ये कहता है, और ये हमारे घर के गांव की एकदम अनपढ़ महिला भी ये जानती थी, क्योंकि आयुर्वेद हमारी परंपरा में, मैंने कहा था कि 90% हमारी परंपरा में चला आ गया। सभी जानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी गर्म चीजें नहीं खिलानी। तो डॉक्टर जो कहते हैं कैल्शियम खिलाओ, आयरन खिलाओ, और वो जिस फॉर्म में देती है वो बहुत गर्म होता है। इसलिए फिर क्या होता है, बाद में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट। फिर बेड रेस्ट करने से स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग हुई तो फिर डिलीवरी जो है नॉर्मली होती है, फिर वो सिजेरियन होता है। इसलिए गायनोकोलॉजिस्ट के पास जो औरतें जाती है 70% औरतों के सिजेरियन डिलीवरी होती है। इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी में जिस फॉर्म में वो कैल्शियम एलोपैथी के फॉर्म में देते हैं, जो कैल्शियम और आयरन, वो नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ज्यादा गर्म। अगर कैल्शियम की कमी हो गई है तो दूध सबसे अच्छा विकल्प है। दूध पिया जाए तो उसमें कैल्शियम काफी मात्रा में रहता है। मेथी के अंदर कैल्शियम काफी होता है, हल्दी के अंदर कैल्शियम काफी होता है। लेकिन हल्दी और मेथी दोनों गर्म है, इसलिए जब दूध में हल्दी हम डालते हैं तो साथ में घी जरूर डालना चाहिए। जब भी हमें कोई लगे कि कोई गर्म चीज लेनी है तो साथ में घी अवश्य लें, ताकि उसकी गर्मी हमको नुकसान नहीं करे। आप खजूर दूध में डाल के ले सकते हैं, उससे आयरन बढ़ेगा। या खजूर को भिगा लीजिए और पानी में, और 2-3 घंटे के बाद उसको खा लीजिए। आप गुड़ गर्म होता है, लेकिन गुड़ को आप पानी में डाल दीजिए, 1 घंटे बाद उसका शरबत पी लीजिए, तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी, वो गर्म नहीं रहेगा। आप अंजीर को पानी में भिगा दीजिए, सुबह रात को, सुबह अंजीर खा लीजिए, उसमें भी आयरन काफी बढ़ेगा। काली मुनक्का है, वो तो ठंडी होती है, उसको भी पानी में भिगा दीजिए, सुबह उसको ले लीजिए, तो काली मुनक्का से भी आयरन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपाय हैं। चूना जो आता है, पान वालों के पास जो चूने की ट्यूब मिलती है, वो चूने की ट्यूब ले लीजिए, 1 लीटर पानी में उसे डाल दीजिए, उसको एकदम मथ लीजिए। अपने जो घर में मथनी रहती है, उस मथनी से उसको मथ दीजिए। मथने के बाद उसको 2-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब वो पूरा चूना नीचे सेटल हो जाए, तब ऊपर पे चूना चूना आ जाएगा, उसको थोड़ा निकाल के फेंक दीजिए, और पानी को लेके एक कांच के बोतल में, प्लास्टिक के बोतल में नहीं, एक कांच के बोतल में उसको रख लीजिए। ये पानी, कांच में जो चूने का पानी है, 10 साल भी खराब नहीं होता। इसमें से रोज 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर को, 2 चम्मच शाम को, ऐसा किसी न किसी चीज में डाल के ले लें। ऐसे पिएंगे तो जीभ फट जाएगी, मुंह फट जाएगी। तो आप दूध पी रहे, दूध में डाल लीजिए। आप कोई शरबत पी रहे, शरबत में डाल लीजिए। आप कोई जूस पी रहे, जूस में डाल लीजिए। आप कोई दाल पी रहे, दाल में डाल लीजिए। किसी भी चीज में आप डाल के ले सकते हैं, तो उससे आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और प्रेगनेंसी में कोई भी गर्म चीज, जैसे पपीता नहीं खाना, क्योंकि पपीता गर्म। इसी प्रकार से मैंने कहा था कि दही नहीं खाना, क्योंकि दही की भी प्रकृति गर्म है। तो दही को खाने का तरीका बताया था कि चांदी के प्याले में देशी गाय का दूध जमा करके, और वो ताजा ताजा खाइए, लगभग 100-125 ग्राम। सर और एक क्वेश्चन है कि अगर सीजरियन का डर हो, या डॉक्टर ने बता के रखा हो कि सीजरियन होने ही वाला है आपका, तब क्या कर सकते हैं सर? मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो करेंगे तो 99% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जिनको डॉक्टर ने एकदम सीरियस केस कह रखा है कि नहीं सीजरियन ही होगा, 99% केस, 99% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा अंदर ही डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो जिनके अंदर ही डिफॉर्मिटी हो गई है, तो उनका शायद हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल होता है। आप जो गर्भवती माता है, तो गर्भवती माता को मतलब डिलीवरी के समय जो है, जैसे लेबर पेन शुरू हो, लेबर पेन शुरू होते ही 5-6 चम्मच ताजा गोबर का रस, जैसे गाय ने गोबर किया, उसको हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेने के बाद उसको घर पे ले आइए, या जहां पर भी डिलीवरी होने वाली वहां ले जाइए, और वह रस जो है उसका 5 उसका गोबर है, उसका रस निकालिए सूती कपड़े से,
5-6 चम्मच रस निकालिए, उसको निचोड़िए और निचोड़ने के बाद उसमें थोड़ा सा गोमूत्र मिलाइए, उसमें 2 चम्मच शहद मिला दीजिए, हनी, और वो उनको पिला दीजिए। 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। चाहे वो बच्चा घुमा हुआ हो, चाहे बच्चे के गले में डॉक्टर ने कह दिया ऐसे नाल लपेट गई है, कुछ भी होगा, वो तुरंत उससे बाहर आ जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और ये हजारों लोगों पे प्रयोग कर चुके हैं, हजारों। सर डॉक्टर ने बताया हुआ है कि प्लेजेंटा का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, वही मैंने नाल उसी इसीलिए को पूछ बोलते रहा हैं था मैं। कि नाल लपट गई है। हाँ। वो बच्चा अपने आप गोल घूम के सीधा हो जाता है। अच्छा। और वो तो लपटती रहती है, खुलती रहती है, अपने आप चलता रहता है। वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं। सर। देखिए, अभी मेरे पास एक वीडियो आया है, इतना भयानक वीडियो है। हमारे देश में और पूरी दुनिया में, केवल देश की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ शैतानी ताकतें जो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। कुछ शैतानी ताकतें हैं, वो क्या कर रही है? वो एक और महिलाओं को परिवार नियोजन के नाम पर या किसी और नाम पर एबॉर्शन के लिए प्रेरित कर रही है। और ये जो बच्चा निकलता है, जो भ्रूण निकलता है, एम्ब्रियो जो होता है, इसको ये फेंकते नहीं है या गाड़ते नहीं है इसको, बल्कि इसको कई लोग जो होते हैं वो इसको खाते हैं और वो खाने के लिए बेचा जाता है महंगे भाव में। और कुछ लोगों को इस बच्चे को, मतलब ये जो क्या बोला, ये भ्रूण जो है, इस भ्रूण को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसके पाउडर बनाया जाता है और कैप्सूल में भर भर के दिया जाता है, ये कहने के लिए कि भाई इससे आपको पता नहीं क्या क्या वो दावे करते हैं, मालूम नहीं, इससे आपको ये होगा, इससे आपको ये फायदा है, इससे वो फायदा है। तो हमारे यहाँ पर कई बार लोग बच्चों की बलि चढ़ाते हैं, तब तो उसके ऊपर खूब चिल्लाते हैं, अंधविश्वास अंधविश्वास। और ये क्या चल रहा है, इसके ऊपर IMA क्यों नहीं बोलता है, इसके ऊपर WHO क्यों नहीं बोलता है, ये दुनिया में लोगों के नजर के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? और आज हर साल देश में करोड़ों बच्चे मारे जा रहे हैं परिवार नियोजन के नाम पर, और या फिर अविवाहित महिला के नाम पर, पता नहीं किस किस के नाम पर करियर बनाना है बच्चों को या औरतों को अपना करियर बनाना है, इसके चक्कर में कि भाई 2 बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, ऐसे कई उलझुल तर्क, उसमें बच्चों की हत्या की जा रही है। और ये इस प्रकार, तो ये बहुत बड़ा रैकेट। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या कहेगा आपको? बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है, ये बच्चा नॉर्मल नहीं होने वाला है। और मेरे मित्र हैं, वो जब डॉक्टर के पास गए अपनी पत्नी को लेकर, उन्होंने कहा बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही। बोले बच्चा सोता नहीं, बोले बच्चे के अंदर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। बोला हो सकता है बच्चा सोया हो, हम भी तो सोते। नहीं, मेरी तो सलाह ये कि आप एबॉर्शन करवा लीजिए, क्योंकि शायद एबनॉर्मल होगा बच्चा। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम ईश्वर पर विश्वास करने वाले और हम मानते हैं कि बच्चा जो है ईश्वर की देन है। अब ये जैसा होगा हम उसको वैसा लेने को तैयार, हमारी नजर में ये ईश्वर का प्रसाद है, वो जैसा देंगे हम वैसा लेने को तैयार। अगर वो देंगे विकलांग बच्चा, हम विकलांग को पाल लेंगे, वो मंद बुद्धि देंगे, मंद बुद्धि को पाल लेंगे। लेकिन हमको एबॉर्शन नहीं करवाना है। और वो बच्ची आज 6 साल की हो गई है। आप अगर उसकी फोटो मेरे पास होती इस समय में दिखाता, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बच्ची और इतनी टैलेंटेड है ना, छोटी सी उम्र में उसका टैलेंट कितना वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर इन लोगों को वास्तव में गायनेकोलॉजिस्ट को हमारी चिंता होती है, IMA को हमारी चिंता होती, तो कंसीव करने के पहले उनको प्रचार करना चाहिए था कि भाई औरतों को इतना कैल्शियम लेवल हो, इतना आयरन लेवल हो, तभी कंसीव करना चाहिए, उसके पहले कंसीव नहीं करना चाहिए। पहले वो प्रचार नहीं करते, जैसे ही कंसीव कर लेते हो गायनेकोलॉजिस्ट के पास पूछते, अरे तुम्हारा तो कैल्शियम कम है, तुम्हारा तो आयरन कम है, अब तुमको ये लेना पड़ेगा। ये जानबूझकर कैल्शियम और आयरन इसीलिए दिया जा रहा है ताकि मिसकैरेज हो जाए, ताकि उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो। ये षड्यंत्र है, ये कोई साइंस नहीं है। लेकिन आप साइंस को, जब साइंस मैंने आपको विज्ञान समझाया, आपको विज्ञान से ये सब बातें समझ में आ सकती है। धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, मेरे साथ ये सब हो चुका है जो आपने अभी बोला कि डॉक्टर बोलते हैं बेबी अब नॉर्मल है, उसमें ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा।
तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवाए तो उन्होंने अबॉर्ट कर दिया था। वो 2018 की बात है। उसके बाद बहुत सारे क्रिटिकल हुए मेरे साथ, तो मैंने 1 साल तक तो सोचा ही नहीं बेबी के बारे में। जब अब सोच रही हूँ तो अभी हो नहीं रहा है बेबी प्लानिंग सक्सेसफुल, और बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर तो होता ही है। अब मुझे तो भगवान पे यकीन है, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। तो अभी बोल रहे हैं आईवीएफ करवा लो। तो सर प्लीज आप मुझे कुछ सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं आईवीएफ के थ्रू नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ भगवान मुझे जो कुदरती तरीके से ही बच्चा दे, जो भी दे। क्योंकि अभी मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, ना ही कोई ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। पिछले 3 साल से मैंने किसी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, ना ही कोई मेडिसिन ली है। देखिए, हाँ जी। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर शरीर में पित्त बढ़ता है, हाँ जी। कई लोग मेरे पास आते हैं, कपल आते हैं, वो कहते हैं भी हमारे सब रिपोर्ट नॉर्मल, हाँ जी, हमारे भी। सब रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ जी। तो इसका एक सीधा बात समझ जाइए, इसका विज्ञान समझ जाइए। हाँ जी। वो विज्ञान ये है कि जब शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो, हाँ जी। चाहे पति के हो या पत्नी के हो, हाँ जी। अगर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी, पति के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो जो स्पर्म्स होते हैं वो पति के शरीर में ही जल जाते हैं। हाँ जी। और अगर पत्नी के शरीर में गर्मी ज्यादा है तो वो पत्नी के शरीर में जाने के बाद जल जाते हैं। हाँ जी। यानी पित्त की समस्या है। ठीक है जी। तो इसमें हमको पित्त को शांत करना है। हाँ जी, उसके लिए आप। तो मेरे पास कुछ कपल आया। हाँ जी। जो फर्स्ट कपल आया था वो, उन्होंने कहा मेरी एज 42 साल है, मेरी वाइफ जो है 38 की है, हमारी लेट शादी हुई लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हाँ हैं, जी। और अब हम लोग टेस्ट बेबी के लिए सोच रहे थे। हाँ तो जी। मेरे सीनियर जो है उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप एक बार इनसे मिल लीजिए। हाँ जी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप घी खाइए। तो वो खूब हंसे, ठीक है। बोला अरे भाई मैं तो हाँ पंजाबी जी। पुत्र हूँ, हमारा तो सुबह भी हाँ पराठे और जी। शाम को भी पराठे, हमारे जितना घी तो कोई खाता ही नहीं होगा। तो मैंने अच्छा उनको जी। कहा कि आप जिसको घी समझ लो वो घी नहीं है, वो तो पता हाँ नहीं जी। घी के नाम से क्या बिक रहा है हमारे। हाँ जी। आप देशी गाय का घी खाइए। और फिर मैंने कहा कि हमारे पास ठीक है। जंगल में घूमने वाली गाय का घी आता है। जो गाय जंगल में चरने हाँ जाती जी। है, वहां दुनिया भर की वनस्पतियां जड़ी बूटियां वो खाती है, तो उन गाय का घी हमारे पास आता है। आप वो वाला घी खाइए, कोई दवाई खाने की आपको जरूरत नहीं। सर जी, आपसे कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं हम पंजाब से? बाद में बता दूंगा, पहले विषय तो सुन लीजिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा मैं क्या बता रहा था। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी, जरूर। और जब उनको घी का रेट बताया तो वो बड़े चौंके एकदम, बोले बाजार में अच्छा जो जी। घी मिल रहा है उससे 6 गुना महंगा। हाँ जी। तो मैंने कहा क्योंकि ये गायों को हमने दवाइयां नहीं खिलाई है, खुद अपने पसंद से दवाइयां खा के आइए, जड़ी बूटियां खा के आइए। हाँ जी। और ये रेयर है क्योंकि जंगल ही खत्म हो गए इससे। तो ये रेयर चीज है। और ये जो घी बनाया गया है ये बाकायदा गोबर के कंडों पे गर्म किया हुआ है, ये गैस के चूल्हे पे गर्म नहीं हुआ है दूध, और फिर इसे हाथ से बिलोना करके बनाया गया। ये रेयर चीज है। हाँ जी। तो उन्होंने इसे खाया, और खाने के बाद मैंने कहा कि 3 महीने आप दोनों पति पत्नी कम से कम 1-1 किलो घी आपको 1-1 महीने में खाना है, यानी 3 महीने में 3-3 किलो घी खाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और 1.5 महीने बाद उनका फोन आया, बोले उत्तम जी खुशखबरी है, बोले मेरी वाइफ ने कंसीव कर लिया। अब वो धन्यवाद। मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे ये बताइए कि आपने इस घी में क्या मिलाया है। मैंने कहा भैया मैंने पहले ही बताया घी में मैंने कुछ नहीं, बोले नहीं मैं आपका सीक्रेट आउट नहीं करूंगा। हाँ मैंने जी। कहा अरे भाई सीक्रेट है नहीं, जो था मैंने आपको पूरा क्लियरली बता दिया हाँ जी। कि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोगों ने इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए दवाइयों के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ, और केवल घी खाने से कैसे होगा। मैंने कहा आप इसको केवल घी मत समझिए, केवल घी नहीं है ये गौ हाँ माता जी। का अमृत है, ये प्रसाद है उनका। सच में। लेकिन सामान्य घी अगर आपको समझे घी नहीं उपलब्ध है, हाँ जी। आप सामान्य घी भी खा लें अगर देशी गाय का, हाँ जी। गौशाला का है जो, लेकिन गाय घूमने वाली होनी चाहिए। एक जगह बंधी हुई गाय तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा जी। जो घूमती है, जो हमारे जहाँ कम है से ना कम एक। 8-10 किलोमीटर जो गाय रोज घूमती है, हाँ चाहे वो जी। हाँ खेतों में जी। घूमे, हाँ जी। भले वो खेत में कुछ मतलब सूखे खेत है, कुछ है नहीं हाँ वहां जी। खाने के लिए, हाँ जी। हाँ जी। तो भी वो खाली बाहर घूम जाती, कचरा खाने वाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ फिर जी। हाँ जी, भी मैं समझ गई। अगर ऐसी गाय का भी आपको घी मिले हाँ तो जी। हमने देखा 4 से 6 महीने में रिजल्ट आ गया। ठीक है।
तो आप घी खाइए दोनों, और बस जैसा मैंने बताया कि वो घी से आपके शरीर की गर्मी दबेगी, पित्त शांत होगा और हाँ आप संतान हो जाएगा। ये दाल सब्जी में डाल के खाएं? हाँ बिल्कुल डाल के खा सकते हैं, ठीक। बस उसके बाद में अंत में आपको कुछ ना कुछ गर्मा हाँ गर्म जी। पीना होगा। हाँ हमारे जी, यहाँ दूध लोग वगैरह? चालू हो गया आजकल, वो भोजन के बाद आइसक्रीम खाने लग गए, नहीं जी। हाँ जी। तो ये तो बहुत ही खराब है हेल्थ हाँ के जी लिए, कल। और उसको बोलते हैं डेजर्ट। हाँ जी। और डेजर्ट का मतलब हम राजस्थान के लोग बहुत अच्छा समझते हैं, यानी आपने जितना मालताल खाया था वो सब बेकार हो गया, डेजर्ट हो गया वो। हाँ जी। तो इसलिए भोजन के बाद आप आइसक्रीम मत खाइए बिल्कुल भी। हमारे यहाँ ठीक है। आजकल क्या चल, दूध? सूप पहले लेते हैं, हाँ गर्म जी। पानी। सूप पहले पीते हैं, फिर डिनर लेते हैं, फिर डेजर्ट। मैं कहता हूँ उसको अगर आपको खाना ही ये सब तो उल्टा कर दी, हाँ जी। पहले आइसक्रीम खा लीजिए, आइसक्रीम तो खैर खानी नहीं चाहिए, कुल्फी अगर खाना चाहिए तो पहले कुल्फी खा लीजिए, हाँ जी। हाँ जी। फिर आप डिनर ले लीजिए, और आखिर में आप सूप ले लीजिए। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। इतने छोटे से उपाय के साथ ही कि सिर्फ घी ही खाना है, जो कि मुझे अति प्रिय है, खाने में बहुत अच्छा भी लगता है। धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू राजेंद्र जी। अनीता जी आप बात कीजिए सर से। हाँ जी, नमस्ते उत्तम जी। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरा सिर में बड़ी जकड़न है। मुझे मैंने पहले ही बताया था। मेरे लिए इस वक्त तो आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक नॉट लेस देन डॉक्टर। तो मेरे सिर में बहुत ज्यादा जकड़न है, तो उसके लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। 6-7 साल ही हो गए हैं अभी तो। देखिए, सबसे सरल उपाय बताया था मैंने कि नाक में घी डालना शुरू कर। नाक में घी डालने से सिर दर्द की 90% समस्या खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि माइग्रेन जैसा भयंकर सिर दर्द उसमें भी आराम हो जाता है अगर नियमित रूप से आप नाक में घिलाते हैं, और इसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लीजिए। ठीक है क्योंकि जी। आंख, नाक, कान, ब्रेन सभी को, नर्वस सिस्टम सभी को ये जो है मजबूत करता है। हाँ जी। तो हाँ जी। नाक में घी डालना नियमित रूप से शुरू कर दीजिए, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। तो आप कॉन्स्टिपेशन है आपको तो नहीं, कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती मुझे। तो फिर आप ये कीजिए, इससे आपको ठीक हो जाएगा। ठीक है और जी। भोजन में और मात्रा बढ़ाइए ताकि गैस नहीं बने, क्योंकि कई बार ठीक। गैस माथे में चढ़ जाती है, कभी वो माथा पकड़ लेता है। हाँ जी। हाँ जी। तो अगर घी रहेगा भोजन में तो फिर आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और वो सिर दर्द नहीं होगा। सिर के लिए अच्छा। आपको ब्रेन से रिलेटेड चीजों के लिए मैंने लेक्चर में जी। बताया था, फिर आपको बता दूं कि ब्रेन से रिलेटेड चीजों के लिए घी बहुत ही बढ़िया टॉनिक। जी। ठीक है, हमारे गांव में दिमाग नहीं चलता है तो उसको बोलते भैया इसको घी खिलाओ, यानी घी हाँ का जी। और दिमाग का बहुत अच्छा संबंध। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। अन्नपूर्णा जी आप बात कीजिए। नमस्कार मैडम, थैंक यू। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाई दे रही है? हाँ, यस यस सुनाई दे रहा है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे एक्जिमा है 30 साल से। उधर चले जाओ। पैरों में एक्जिमा है, उसके लिए क्या करें? पित्त की है बीमारी पता है, लेकिन इलाज नहीं होता, बस क्रीम लगाती हूँ या एलोपैथिक गोली लेती हूँ कुछ। देखिए, एक्जिमा के लिए यहाँ पे गौशाला में औषधि बनाई है इस सब बड़ी, तो वो जो गोबर में बनी हुई है वो गोली, गोबर गोमूत्र में। हाँ। तो वो जैसे साबुन की टिकिया होती है इस प्रकार की टिकिया है। हाँ। तो आप गोमूत्र में भिगाइए। हाँ। और उसी से उसको जहां पर एक्जिमा है उसको रगड़िए। अच्छा। हाँ। और उसको रगड़ करके और उसको रात भर छोड़ दीजिए, कोई ढीला कपड़ा पहन के रखिए। हाँ। हाँ। तो ढीला कपड़ा पहन के रखेंगे ताकि उसको हवा लगती रहे और वो वहां चिपका रहे, ऐसा नहीं कपड़ा रगड़ कर वो निकल जाए वहां से। तो ढीला कपड़ा पहन के रखिए तो वो रात भर रहेगा। हाँ। बहुत लोगों का तो 3-4 दिन में ठीक हो गया, पुराना, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पुराना है। हाँ। आप लगाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि 1 या 2 बट्टी में आपका काम हो जाए। जी 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 जी। और परमानेंट होगा वो। ठीक। तो ये साबुन कहाँ मिलेगा सर? आपके पास से मिल जाएगा? साबुन नहीं है, साबुन मत बोलिएगा उसको, इसब बड़ी है। इसब बड़ी, ठीक है। मराठी में एक्जिमा को इसब बोलते हैं मराठी में। हाँ। हाँ। महाराष्ट्र की गौशाला में बनाया, अकोला की गौशाला में। हाँ। ये उसको इसब बड़ी उन्होंने नाम दिया है। हाँ। और उसको साथ में आप गोमूत्र आसव लीजिए। गोमूत्र आसव पीने के लिए? पीने के लिए। अच्छा। हाँ। 10 ml गोमूत्र आसव 10 ml पानी में मिला करके आप हाँ।
भोजन के बाद दोनों समय ले लीजिए, तो वो परमानेंट बीमारी ठीक हो जाएगी। जी और बहुत सर। फास्ट, 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। तो ये कहाँ मिलेगा, ये इसब बड़ी आपके पास से मिलेगा? सेंटर में जो मैंने दिया है सेंटर का, ठीक है सर, आप सेंटर में मिल जाएगा। ठीक है, मैं भोपाल में रहती हूँ, मैं मंगवा सकती हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। और पाइल्स के लिए कुछ है? मेरे लिए नहीं है, मेरी देवरानी को पाइल्स है, घी का या कुछ कर सकते क्या इसमें? देखिए, पाइल, पाइल्स की आपको पता है कि पित्त की बीमारी है। अच्छा वो भी पित्त की है। मैंने बताया ना, जो भी रक्त से संबंधित बीमारियां वो पित्त की है। अच्छा, हाँ तो पहले तो हम वो चीजें खाना, अच्छा जैसे आप एक्जिमा का मैं बताना भूल गया था, एक्जिमा में आप सेंधा नमक ही खाइए। हाँ, सेंधा नमक की मैं 2 साल से कर रही हूँ यूज। पता है, हाँ बाजार से जो चीजें लेके आते हैं उसमें तो सेंधा नमक नहीं होता है, हाँ 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 या हाँ, दूसरों के यहाँ चले जाते हैं वहां सेंधा नमक नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप इलाज कर रहे हैं तो उस समय आप बिल्कुल बाहर की चीजें नहीं खाएंगे। जी सर, जिन भी जी चीजों में सल्फर है, जैसे मिल की शक्कर है तो उसमें सल्फर है, रिफाइंड ऑयल है उसमें सल्फर है, तो वो चीजें आप बिल्कुल मत खाइए। फिर शक्कर का क्या करे सर? देशी शक्कर इसीलिए मैंने आपको दिखाया भी था कि देशी शक्कर भी अच्छा, आजकल तो बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ आप लोग ठीक है। कोशिश कीजिए, भोपाल तो इतनी बड़ी जगह, वहां पर भी कोई शायद सेंटर होगा, मिल जाएगा आपको वहां पर भी बहुत सारी। यहाँ गायत्री मंदिर में कुछ कुछ मिलती है, देखना पड़ेगा। गायत्री मंदिर में गौशाला है, वहां देखना पड़ेगा मुझे। हाँ ढूंढिए, तो आप ढूंढेंगे तो अच्छा है, आपके लोकल कोई खड़ा हो जाएगा वहां पर सेंटर। जी सर, जी सर, जी जी। और जो मैं बता रहा था कि हाँ पाइल्स पित्त की बीमारी, तो पहले तो गर्म चीजें खास हाँ, करके, अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज बंद कर दें, लहसुन प्याज जो है वो बंद कर दें। अच्छा, उसके हाँ बाद चाय कॉफी ये बंद करें, हाँ तेल हाँ, का उपयोग की जगह घी का उपयोग करें, गरम अच्छा, मसाले बिल्कुल बंद कर दें, हाँ गुड़ की जगह मिश्री का या शक्कर का उपयोग करें। अच्छा, ऐसे हाँ कुछ जो बड़ी परिवर्तन है ये करना है। और फिर बाद में पाइल्स के लिए बहुत अच्छी चीज होती है आवाज भीम। कैसे तेज है? सर, थोड़ी आवाज ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। हाँ जी, किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको भीमसेनी कपूर मिल जाएगा। फिर से बोलिए सर। भीमसेनी कपूर, नीम सेनी कपूर। भीम भीम, अर्जुन भीम, अच्छा, भीमसेन कपूर, ठीक है। भीमसेनी कपूर, हाँ हाँ ये किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएगा। हाँ, ये भीमसेनी कपूर लीजिए, क्योंकि ये खाया जाता है। जो हम पूजा वूजा में काम लेते हैं वो तो खा नहीं सकते हैं, अच्छा, वो हाँ केमिकल है। हाँ तो भीमसेनी कपूर लीजिए, हाँ मटर के दाने जितना, एकदम छोटा सा मटर के दाने जितना ले लीजिए, हाँ, और उसको सुबह सुबह एकदम पके हुए केले के अंदर छोटा सा टुकड़ा लीजिए, जिसको आप निगल सकते हैं उतना ही, ज्यादा बड़ा मत लीजिए नहीं तो गले में फंस जाएगा। हाँ तो छोटे से केले का टुकड़ा लेके उसके अंदर चीरा लगा के उसमें दबा दीजिए उसको, हाँ भीमसेनी कपूर को, और हाँ, सुबह सुबह खाली पेट निकल जाएगी। अच्छा 3 दिन से लेकर 7 दिन तक कीजिए। हाँ, और ये जो बाकी चीजें बताइए, घी खाना है, ये करना है, वो सब कीजिए, आपका वो परमानेंट ठीक हो जाएगा पाइल्स की समस्या। ये चारों दिन निगलना है ये कपूर 3 से 7 दिन। अच्छा, केले के साथ, ठीक। हाँ, केला पका हुआ होना चाहिए, हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। और 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना उसको, अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ खूब घी का प्रयोग करना है। हाँ 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 हाँ, थैंक यू मैम। मीना जी बात कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। सर, मेरी पोती ना रात को मुंह खुला करके सोती है, अच्छा, मुंह खोल के सोती है रात को। हाँ हाँ, क्या उम्र क्या है उसकी? अभी 10 की होगी अभी। ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों की नाक बंद हो जाती है, तो नाक बंद होने से फिर वो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उनका स्वाभाविक रूप से मुंह खुल जाता है। हाँ जी। तो ऐसे में नाक में अगर घी डालना शुरू करेंगे तो सांस सही हो जाएगी, तो बंद हो जाएगा अपने आप। तो मुंह से सांस लेने लगेगी तो बंद हो जाएगा। कभी कभी पेट में कीड़े होने से भी ऐसा होता है। हाँ जी। तो पेट में कीड़े होते हैं तो ये इस प्रकार का होता है, तो उनको सुबह सुबह थोड़ा सा अजवाइन और गुड़ दे दिया जाता है। तो अजवाइन गुड़, या अगर कच्ची हल्दी मिलती है तो थोड़ी सी कच्ची हल्दी और गुड़ दे दिया जाए। अच्छा, तो 3-4 दिन इस प्रकार से देंगे तो पेट की बन जाएगी, तो उससे भी फिर वो ठीक हो जाएगा। तो ये भी जंगल वाली घूमने वाली गाय का घी चाहिए नाक में डालना है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और एक वात पित्त इम्बैलेंस क्या होता है? हाँ जी, वात पित्त इम्बैलेंस। हाँ वही बात बढ़ना, जब शरीर में बात बढ़ गया तो बात इम्बैलेंस हो गई।
देखिए जब तक ये हमारे शरीर में सही अवस्था में रहते हैं तब तक इनको धातु कहा जाता है। हाँ जी। जब तक ये सही अवस्था में रहते हैं इनको धातु कहा जाता है, लेकिन जब ये बिगड़ जाते हैं तो इनको दोष कहा जाता है। इसलिए त्रिदोष कहते हैं कि वात अब ये दोष है। जैसे मैंने बताया था कल आपको कि वात जब अच्छी अवस्था में होता है तो आदमी कल्पनाशील होता है, पित्त अच्छी अवस्था में होता है तो आदमी बहुत बढ़िया एनालिसिस करता है, तब अच्छी अवस्था में हो तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। यानी जब ये धातु की अवस्था में होते हैं तब ये बहुत गुणकारी है हमारे लिए, लेकिन ये जब बिगड़ जाते हैं तब इनको दोष कहा जाता है। तो वात क्यों बिगड़ता है वो मैंने सब बताया था कारण कि ठंडक, ज्यादा ठंडक से वात बढ़ता है, ज्यादा गति से वात बढ़ता है। पित्त क्यों बढ़ता है तो ज्यादा गर्म चीजें खाने से पित्त बढ़ता है। कफ क्यों बढ़ता है तो बिल्कुल शरीर को श्रम नहीं करते हैं तो कफ बढ़ जाता है। तो सामान्यतः ऐसी सब बातें मैंने बहुत सारी बताई। तो वात पित्त इम्बैलेंस हो तब भी गर्म चीज खानी चाहिए? हाँ जी, वात पित्त इम्बैलेंस हो तब भी गर्म चीज खानी हाँ चाहिए? बिल्कुल, वात ठंड से बढ़ता है ना, लेकिन ये ध्यान रखना अगर पित्त के कारण वात बढ़ा है। अब ये कैसे? तो अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे समझ आएगा, या मेरी पुस्तक आप पढ़ लेंगे तो समझ आएगा कि पित्त के कारण अगर वात बढ़ा है तो आपको पित्त और वात दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि सामान्य व्यक्ति के लिए घी सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर पित्त के कारण वात बढ़ा है, किस कारण से वात बढ़ा उसको नहीं समझ में आ रहा है, घी खा ले तो पित्त और वात, अगर पित्त के कारण वात बढ़ा है तो भी वो ठीक हो जाएगा, और ऐसे ही वात बढ़ा है तो भी वो ठीक हो जाएगा। इसलिए घी को हमारे यहाँ पर इतना महत्व दिया गया। दूध में हल्दी सुबह लेनी चाहिए, शाम रात को लेनी चाहिए? इसमें दूध में हल्दी और घी डाल। अगर बीमारी नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे ही लेना चाहते हैं तो रात को लीजिए। नहीं, मेरे को तो दर्दें बहुत रहती हैं। हाँ तो दोनों समय लीजिए। अच्छा, सुबह भी और शाम भी। और हल्दी, जैसे हमारे सेंटर में भी जो हल्दी है, हल्दी में मेन चीज होती है कर्क्यूमिन। अगर कर्क्यूमिन जो है वो पेन किलर का काम करती है, वो एंटी कैंसरस है। आजकल जो बाजार में हल्दी आ रही है वो क्या करते हैं कि उसको उबालते हैं हल्दी को, और जब कर्क्यूमिन उसमें से निकल जाता है तो फिर वो हल्दी को निकाल के उसको सुखा देते हैं और सुखा के मार्केट में बेच देते हैं। अब हम लेके आते हैं हल्दी घर पे, और घर पे लाके पीसते हैं, हम कहते हैं भाई हमारी हल्दी तो एकदम शुद्ध है। वो शुद्ध तो है लेकिन वो हल्दी का भूसा है, उसमें मेन जो चीज है कर्क्यूमिन वो तो है ही, तो वो फायदा नहीं करती। तो कर्क्यूमिन वाली हल्दी का उपयोग करना चाहिए। तो ये दूध, हल्दी वाला दूध लेने के बाद मुंह बड़ा सूखता है। हाँ तो इसीलिए मैं उसमें घी डाल के खाना है। मैंने पहले भी दिन बताया था आपको लेक्चर में भी कि बिना घी के 15 दिन से अधिक दूध नहीं, हल्दी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान करता है। हल्दी का उपयोग अगर आप बिना घी के करेंगे 15 दिन से अधिक तो वो नुकसान कर जाएगा, गर्मी बढ़ा देगा और आपके खून सुखा देगा। इसलिए हल्दी और घी जरूर, हल्दी के साथ घी जरूर होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन पर्सनल चैट पे आया है, आपसे मंगवा के ही फिर शुरू करूंगी लेना। ढूंढिए आप लोग, ढूंढिए तो अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा गाय पालने के लिए। सर एक चैट में क्वेश्चन आया है कि एक 9 साल का बच्चा अभी भी बैठ के यूरिन पास करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए पेट में कीड़े होने से भी ये हो सकता है, उसका तो मैंने उपाय बता दिया आपको। दूसरी बात, कई बार ये साइकोलॉजिकल होता है। जैसे मैं एक दिन के घर पे गया तो जो बच्ची 7th क्लास की बच्ची थी, 7th क्लास की बच्ची थी, और वो 7th क्लास की, यानी मेरे ख्याल से 11-12 साल की होगी, और वो बिस्तर पे पेशाब कर देती थी। तो उसकी माँ ने कहा कि भाई देखो ये इतनी बड़ी हो गई और अभी बिस्तर पे पेशाब करती है, तो आपको दवाई बताइए। अब माँ ने तो ये सोच के बताया कि भाई मैं इलाज बताऊंगा कुछ, लेकिन उस बच्ची को आप सोचो क्या स्थिति हुई होगी उसकी। अब 11-12 साल की बच्ची कोई छोटी नहीं होती, और कोई परिचित व्यक्ति के सामने, अगर समझो कोई अनजान डॉक्टर होता उनके लिए तब तो बात अलग होती, लेकिन कोई परिचित व्यक्ति जो है उनके सामने कह दिया, मतलब उसका चेहरा शर्म से इतना लाल हो गया, उसकी आंखें पूरी भर आई, और ऐसा लग रहा था कि बस अभी अंकल यहाँ से जाए और मैं अपनी मम्मी से जम के लड़ूं, और यहाँ कहीं आसपास कोई कुआं हो तो कुएं में कूद मरूंगा। इतना भयंकर उसके चेहरे पे एकदम भाव था, और मैंने उसको देख लिया। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा मैं तो 9th में था तब तक पेशाब करता था। वो बच्ची इतने जोर से हंसी, और हंसने के बाद आश्चर्य आपको होगा कि दूसरे दिन से ही उसको पेशाब लगनी बंद हुई। उसको लगा कि हमसे भी गए गुजरे लोग इस दुनिया में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, तो नॉर्मल चीज।
कई बार साइकोलॉजिकली ट्रीट करना पड़ा। बाद में जब वो ग्रेजुएट हो गई तो मेरे घर मिलना हुआ उससे, और तब मैंने उसको कहा कि पता है कि ऐसा ऐसा कुछ बात चली थी, तो मैंने उसको कहा ये बात। फिर मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं 9th तक करता था, वो तो तुम्हारे मन से ये निकालने के लिए मैं ऐसा बोल दिया। लेकिन उसी दिन से उसके बाद उसे कभी नहीं किया इस तरह कुछ। तो बहुत सी बार ये साइकोलॉजिकल होता है। अगर हम उसको बार बार कहेंगे अरे तू कैसे बार बार पेशाब कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, तो वो कॉन्शियस हो जाता है, उसके दिमाग में रह जाता है कि भाई क्या करूं। ऐसे ही एक बच्चा बहुत जिद्दी था, अगर बहुत जिद्दी बच्चे होते वो भी रात को पेशाब करते। तो उस जिद्दी बच्चे को मैंने कोई दवाई दी, उसकी जिद के लिए दवाई दी, पेशाब के लिए दी, और उसकी पेशाब बंद हो। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा बाग फ्लावर थेरेपी, तो उसमें कुछ ऐसी दवाइयां जो साइकोलॉजी पर असर करती है, तो उसमें से एक दवाई मैंने उसको दी और वो ठीक हो गया। 7 दिन के अंदर अंदर उसका भी पेशाब लगना बंद हो गया। वो तो रात को 2-2, 3-3 बार करता हो, लेकिन 7 दिन के अंदर ही बंद हो गया। सर नेक्स्ट ले हाँ जी, पिया जी बात कीजिए। जय गौ माता। माता मेरे को राजेंद्र जी की बातें सुनकर कुछ याद आ गया, बोलूं उत्तम भाई? हाँ जी बोलिए। मेरे 3 मिसकैरेजेस हो गए थे। थोड़ा जोर से बोलिएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। 3 मिसकैरेजेस हुए थे और मैं बाय डिफॉल्ट ये गाय के गोबर का पाउडर खाती थी। हाँ जी। और आपके पापा को जब मैं मिली थी तो बोले क्या कमाल किया। मैंने यहाँ घर में गोबर का पाउडर पड़ा था, रोज उठा के मुंह में डालती हूँ, वो लोग फिटकरी डाल के दांत साफ करते हैं, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। और घी तो उन्होंने दिया ही था जो नाक में डालती थी। तो 3 मिसकैरेजेस के बाद ये तो ऐसे ही चलते जा रहा था, बट मेरे को जब पीरियड्स आए ना तो इसमें वॉशर निकला था। तो जो हिच थी, जो यूट्रस की, पहले डीएनसी की, वो क्लियर हो गई। गोबर का पाउडर खाते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर गौरी शंकर, थैंक यू डॉक्टर उत्तम जी, आप आए हो। पापा के हाथ और उनके आशीर्वाद से इधर बहुतों का भला करोगे। और इनके नाक का घी के लिए तो आई स्वेयर इट्स सो गुड, सो गुड कि 2-3 दिन में सब ठीक हो जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग। हम लोग अभी अशोक जी आईपेंट बात कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी बात कीजिए, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और बहुत सारे हैंड रेज हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सर? मैं दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ? अब दिखाई पड़ रहे हैं। मैं नीता महेश्वरी बोल रही हूँ बड़ौदा से। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि कर्ड जो है, दही खाने का सही टाइम क्या है? क्योंकि दही कई बार हम खाने के साथ खाते हैं तो वो कई बार सूट नहीं करता, और फिर दही को किस टाइम खाना चाहिए? अकेले खाली पेट खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? देखिए दही जो है सर्दी के मौसम में खाना चाहिए, एक तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप कभी भी दही खाते हैं तो दही को कुछ ना कुछ उसका रूप बदल कर खाइए। अच्छा। आप उसको लस्सी के रूप में खाइए, छाछ के रूप में खाइए, आप उसको रायते के रूप में खाइए, लेकिन ऐसे ही दही खाना आपको उतना लाभदायक नहीं है। दही के अंदर मूंग मिला लीजिए, मूंग का पानी मिला लीजिए, कुछ ना कुछ उसका रूप बदल लीजिए। अच्छा, और फिर किसी भी टाइम खा सकते हैं? नहीं, दोपहर को 4 बजे के बाद दही नहीं खाना। ओके। खट्टा दही आपको नहीं खाना, जो भी खाना ताजा दही खाना। अगर सुबह को जमाया दोपहर को खा लीजिए, रात को जमाया सुबह खा लीजिए उसमें। अच्छा, हमेशा बटर मिल्क पतला करके कुछ ना कुछ मिक्स करके खाना चाहिए? हाँ जी। और दूसरी बात ये पूछनी है कि घी जो है
हम कांच की बोतल में रखें या चीनी मिट्टी की बोतल में रखें, कुछ टाइम बाद घी में कुछ फंगस सी दिखाई पड़ जाती है, तो हाउ टू प्रिजर्व इट? देखिए, घी में 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। एक भाग होता है जो ऊपर ही ऊपर होता है, वो एकदम पतला होता है हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे, यस, उसमें जम जाता है वो पता लगता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ऊपर का भाग एकदम पतला होता है। जो बीच का भाग होता है वो सेमी सॉलिड होता है, और जो एकदम नीचे का भाग होता है वो सॉलिड होता है। अगर आपने चम्मच से केवल ऊपर ऊपर का भाग ले लिया तो नीचे का घी खराब हो जाएगा। अच्छा, इसलिए डीप से लेना चाहिए। तो सबसे पहले चम्मच से नीचे से लीजिए आप। जब तक लिक्विड पार्ट रहेगा घी खराब नहीं होगा। तो आप जब भी लेते हैं तो हमेशा पहले नीचे का खत्म कीजिए, पहले उसको कंज्यूम कीजिए। जब नीचे का खत्म हो जाए तब फिर आप धीरे धीरे ऊपर का जो पतला वाला भाग है वो खाना शुरू करें। पहले बहुत लॉन्ग लॉन्ग बैग याद है कि घी के अंदर सेंधा नमक की डली डाल दिया करते थे। हाँ, वो बहुत बढ़िया तरीका है। अच्छा, अगर उसमें छाछ रह गई, आपने घर में बनाया है और उसमें घी में थोड़ी छाछ रह गई है, तो आप सेंधा नमक की डली डाल दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया। आप इतना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार, आपको वंदन। नमस्कार जी। मुझे ये पूछना था, मम्मी है मेरी 84 की, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और कमर की बैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत बार गिर चुके हैं, लग चुकी है, तो क्या करना चाहिए उनको खाने में? और फिर उनके ब्लड थ्रोम्बोसिस भी है पाँव में। ऐसे ही फादर के वेरिकोज वेन है और ब्लड थ्रोम्बोसिस है, वो भी 94 के आसपास है, तो कैसे वो प्रिकॉशन रखे कि थोड़ा ठीक रहे उनको? देखिए, और आपकी ये शॉप है कहाँ? एक्चुअली मुझे आपसे बात भी करनी थी, क्योंकि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में गौशाला में कुछ दवाएं बनती है, लेकिन जितनी आपने बताई है उतनी नहीं बनती। नहीं, मेरे पास भी एक गौशाला से नहीं आती है, कई अलग अलग गौशालाओं से आती है और 70-75 जगह से आती है। अलग अलग किसानों से, छोटे छोटे किसान, जैसे मैंने बताया कोई चावल एक प्रकार का चावल कर रहा है, कोई दूसरे प्रकार का चावल कर रहा है, तो चावल ही 5-7 जगह से आता है। ऐसे ही गेहूं भी अलग अलग जगह से आता है। फिर ऐसे ही तो आपका है कहाँ है बेसिकली ये गो सुषमा? कांदिवली में, मुंबई में। थोड़ी आवाज प्लीज सर बढ़ाइए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही। मुंबई में बॉम्बे में है। आज क्या बात है, आज आवाज फिर गड़बड़ हो गई क्या? सर आ रही है, कम आ रही है मतलब। अच्छा, मुंबई में कांदिवली है। अच्छा, बम्बई में कांदिवली। हाँ जी, कांदिवली में सेंटर है हमारा। ओके, हाँ, तो आप ये ट्रीटमेंट थोड़ा जो मैंने मदर और फादर का, उम्र बढ़ने के साथ साथ वात बढ़ता है शरीर में। हाँ, और वात बढ़ता है तो बड़ी उम्र में गर्म पानी की आदत डाल लेनी चाहिए कि जब भी गर्म पानी पीते हैं सर, गर्म पानी पीते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, गर्म पानी पीते हैं। हाँ, और गर्म में कभी ठंडा नहीं मिलाना, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, गर्म में पानी जहर का, गर्म में अगर ठंडा मिलाए तो जहर हो जाता है। अच्छा, मतलब गरम, टोटल गरम ही करो और उसको ठंडा करके पियो। हाँ जी, और वो वात पित्त कफ तीनों दोषों को बढ़ाता है। मतलब एक बार उकाल के पीना आपके हिसाब से ना? उबाले या नहीं उबाले, गर्म कर लें। ओके, ठीक है ना। दूसरी बात जो है कि आंतों में खुश्की आ जाती है, तो आंतों में खुश्की आती है, इसलिए घी नियमित रूप से खाना ही खाना है। घी तो खा सकते हैं, लेकिन उनका गॉल ब्लैडर निकल गया तो फिर वो हजम होगा? हाँ, देसी गाय का घी हजम हो जाएगा। ओके, थोड़े और लोग, जितना मैंने और लोगों को बताया 35-40 ग्राम नियमित रूप से खाना चाहिए। 35-40 दिन तो 15-20 ग्राम खाए। अच्छा, 15-20 ग्राम जितना रोज खाए। हाँ जी। दूसरा जो है, पैरों की नियमित रूप से मालिश की जाए। तो पैरों की मालिश कर रहे हैं। और नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट, मैं भी एक्चुअली नेचुरोपैथी करती हूँ, तो मैंने नेचुरोपैथी का भी हाइड्रो बाथ उनका दिया है कि वो करें, उससे भी फायदा होगा, लेकिन इतना ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा है। अब एक होता है लीच थेरेपी। कौन सी थेरापी? लीच थेरेपी। जो जॉग होती है ना, पानी के अंदर जो पानी में खून चूसती है वो। हाँ हाँ, यहाँ तो हमारे खेतों में बहुत मिलता है, मुंबई के आसपास। अच्छा, खून चूस लेती है किसानों के। तो आयुर्वेद के अंदर लीच थेरेपी है। ओके, तो आप कुछ वैद्य जो हैं जो जानते हैं इस चीज को, लीच थेरेपी को, तो वो लीच थेरेपी के माध्यम से वेरिकोस वेन्स के अंदर से पूरा खून निकाल लेंगे। वो लीच जो होती है गंदा खून पी जाती है। ये वैद्य जो डालते हैं, ये केवल गंदा खून ही पीती है। जैसे ही साफ खून आने लगता है वो छोड़ देती है। ओके, ओके, तो तुरंत उससे राहत, वो परमानेंट इलाज नहीं, लेकिन तुरंत राहत मिल जाती है वेरिकोस वेन्स से।
और उसके बाद फिर लौकी, आप नोट कर लीजिए इस चीज को, ये बहुत सी बीमारियों में काम आता है। आप लौकी का छिलके सहित रस निकालिए, लौकी दूधी जो है उसका छिलके सहित रस निकालिए और पहले 3 चीजों की चटनी बना लीजिए। पहले एक सेकंड, पहले 3 चीजों की चटनी बना लीजिए। हाँ जी, 3 चीजों की, 15 तुलसी के पहले पत्ते। 3 चीजें मतलब कौन सी? लौकी, हाँ बता रहा हूँ, तुलसी के पत्ते 15, ओके, तुलसी के पत्ते तुलसी के पत्ते, 15 पुदीने के पत्ते और 5 काली मिर्च। इन तीनों चीजों की आप चटनी बना के तैयार रखिए। फिर लौकी का रस निकाल करके उसको छान लीजिए और छानने के बाद उसमें मिला करके और वो पी लीजिए। तो ये जो किसमें मिला के पीना है सर? हाँ जी, ये किसमें मिला के पीना है? थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस के लिए, ब्लड थ्रोम्बोसिस के लिए बता रहे हो आप? हाँ, तो इससे हमेशा खून पतला रहेगा। पानी में मिला के पीना है ना? नहीं, अरे लौकी का रस में मिला के पीना है, पानी में क्यों मिला के पीना? लौकी का 1 गिलास रस पियेंगे ना आप, अच्छा, ओके सर। उसमें मिला के पीना है। सर 2-4 हैंड और रेज हैं अभी लेने। कॉन्स्टिपेशन, सर कॉन्स्टिपेशन भी बता दीजिए, मदर के ये जो कॉन्स्टिपेशन लौकी का रस होता है कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करेगा। ओके। और वैसे तो हर डे जो है, हर डे हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, भोजन के बाद 1 हर डे चूस लेनी चाहिए। और या फिर जैसे मैंने बताया गौशाला बनाती है हर डे चूर्ण बनाती है। अगर हर डे से असर नहीं होता है तो फिर भोजन के बाद हर डे चूर्ण ले लिया करें। वो भी इसबगोल की भूसी लेते हैं सर। इसबगोल की भूसी भी ठीक है, वो भी फायदा करती है। थैंक यू मैम, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। सर अभी और हैंड रेज है और चैट पे भी क्वेश्चंस आए हैं, तो अभी लें या नेक्स्ट सेशन में ले लें? सर मुझे खुद एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। हाँ, आज समय काफी हो गया है। यस सर। तो फिर अब नेक्स्ट सेशन में ले लें? कितने क्वेश्चंस हैं कि कल के दिन लिया जाए? 400 है और चैट पे भी आए हैं 2 क्वेश्चंस। सर के नंबर प्लीज भेजिए मैम। नंबर चैट पर है मैम, आप देख लीजिए एक बार, पूजा जी ने भेजे हैं। नीलम मैडम, कल दूसरा प्रोग्राम रखा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट जब सर का क्लास होएगा तभी ले लें या फिर अभी? सर को टाइम होना चाहिए एक्चुअली, सर के अकॉर्डिंग। आज पूरा हो जाएगा। हाँ जी, मैंने कहा था कि आज पूरा कर देते हैं क्योंकि कल मुझे भी थोड़ा सा दूसरे एक्टिविटीज में लगना पड़ता है, क्योंकि फिर ठीक है सर, ले लेते हैं फिर। हाँ ले लीजिए। हिना जी बात कीजिए। नमस्ते सर। सर वो हर्निया कैसे ठीक किया जाता है? देखिए, हर्निया का ठीक करने का तो मैं उपाय नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर से हर्निया नहीं उसको उपाय बता सकता हूँ। अच्छा बोलिए सर। हर्निया जो है ये आते फैल जाती है, और आते फैलती क्या है तो फैलना जो है वो पित्त का गुण है। अच्छा। और आते जिस थैली में होती है वो थैली से बाहर निकल जाती है, तो उससे ये, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो अंगराग उपटन है, तो अंगराग उपटन नाभि के नीचे पेड़ू जो होता है, नाभि के नीचे का जो पेट होता है उसको पेड़ू कहते हैं, उस पेड़ू पे वो लगाया जाए। अच्छा। उसको लगा के रखेंगे तो वो अंदर ठंड, वो अंदर की गर्मी को खींच लेगा। अच्छा। और अंदर की गर्मी को खींचने से फिर उससे बड़ा लाभ होगा। और दूसरा जो है, जो पित्त की बीमारी है तो पित्त में क्या क्या करना चाहिए वो मैं बार बार बता ही रहा हूँ। और मैंने पहले ही बताया कि आज सबसे ज्यादा समस्या पित्त क्या है, कि लाइफस्टाइल हमारी ऐसी होगी कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ रहा है, गर्म चीजें खाए जा रहे हैं, घी खूब खाए, तो हड्डियां होगा तो ऐसे ही काम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा तकलीफ हो गई है तो फिर तो किसी जानकार वैद्य से इलाज करवा के और बाद में ये सर ज्यादा नहीं है, वो नाभि के ऊपर ही है, पर 2-3-5-6-7 साल से ज्यादा नहीं है। कुछ करते भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है मुझे। ये करके देखिए, इसी से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो अंगराग आप वो लेप आपके यहाँ मिलेगा? अंगराग पाउडर जो है उसको पानी में उसका लेप बनाना है। अच्छा, वो आपके यहाँ मिलेगा ना सर? हाँ।
ओके, और दूसरा क्वेश्चन है सर, वो मेरी बेटी है 22 साल की, इसको मासिक पूरा नहीं आ रहा। हाँ जी, देखिए मैंने बताया था, जब मैं पित्त के बारे में समझा रहा था कि पीरियड के समय, नहीं सॉरी, बात तो मैंने बताया था कि पीरियड के समय गर्म चीजें खानी चाहिए। अच्छा, केवल और केवल गर्म, केला है, सीताफल है, मौसमी है, संतरा है, ऐसे चीजें नहीं खानी। ओके सर। तो उस समय वो चीजें खानी चाहिए गर्म है, पानी तक गर्म पानी पीना, यस यस सर, पानी ओके पीना, मट्टी का पानी नहीं पीना। ओके ओके उस समय पूरी तरह से गर्म चीजें। ओके सर। तो उस समय आप अजवाइन का उपयोग कीजिए, मैंने बताया भी था ये चीज। घी के अंदर गूंद गर्म कीजिए, जब गूंद फूल जाए तो बाहर निकाल दीजिए, उसमें 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और चूल्हे को बंद कर दीजिए। फिर उसमें गुड़ डाल दीजिए, गुड़ का पाउडर डाल दीजिए और फिर बाद में इसी समय जब वो तब तक गुड़ उसमें मेल्ट हो रहा है तब तक आप उसको कूट लीजिए, जो गूंद है उसको। यस। और फिर उसको गूंद को उसको मिला लीजिए, वो हलवा जैसा बन जाएगा, उसको अच्छी तरह मिला लीजिए और वो लगातार 3 दिन तक खाएं। अच्छा सर, ओके सर। तो एकदम सिस्टम जो है उनका क्लियर हो जाएगा, जितना भी रज जो है वो सब निकल जाएगा और वो अंदर नहीं रहेगा, तो समस्या नहीं आएगी। और बाकी दिनों में औरतों को बाकी दिनों में ठंडी चीजें खानी चाहिए, गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। ओके सर। क्योंकि औरतों के शरीर में पुरुषों के शरीर से अधिक गर्मी होती है, तो इसलिए औरतों को बाकी समय में ठंडी चीजें खानी चाहिए। केवल पीरियड्स के 3 दिन में गर्म चीजें खानी चाहिए, उसमें ठंडी चीजें नहीं। और दूसरा प्रश्न, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आ रही है अभी? हाँ भारती जी बात कीजिए, सॉरी। नमस्ते सर। हाँ जी सर मेरे पेट के आसपास ना चर्बी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए मैम। आवाज नहीं आई आपकी। हेलो सर, हाँ जी मेरे बोलिए। पेट के पास ना चर्बी बहुत है और पेट ना जैसे टायर की तरह फुला ही रहता है हर वक्त। पेट फुला रहता है? हाँ जी, और गैस भी बनती है। हाँ तो वो तो मैंने शुरू में पहला प्रश्न वही था गैस का। सर मैं पहले अटेंड नहीं कर पाई। अब ये फिर वापस ऐसा तो अनंत। मैम आप यूट्यूब पे सर का वापस से वीडियो देख लीजिए। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। नीरू जी आप बात कीजिए। नीरू मैम। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मेरी उंगलियों में बहुत सूजन रहती है, जो सेंटर के जॉइंट्स है ना, इतना दर्द रहता है कि मुट्ठी भी बंद करने में कई बार बहुत तकलीफ होती है, और अंगूठे के नीचे का हिस्सा है ना, उसमें भी बहुत पेन रहती है। हाँ जी, देखिए जोड़ों में जो दर्द है, हाँ जी, वो वात का होता है। हाँ जी, जोड़ों से हम गति करते, चाहे उंगली को हमको मोड़ना है, हाँ जी, उंगली की गति भी जोड़ से होती है, घुटने का मोड़ना भी जोड़ से ही होता है। नहीं उंगलियों में ये घुटने में प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पर है? उंगलियों में, हाथ की उंगलियां। मैं तो खाली बता रहा हूँ कि जो भी है, हाँ जी, दर्द जो है कहीं भी किसी भी जोड़ में होता है वो वात में जाना होता है। हाँ जी, तो अब बात के लिए आपको क्या करना है? गर्म पानी। हाँ, ठंडी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है। गर्म पानी का उपयोग शुरू कर दीजिए आप। हाँ जी, इतना ही बढ़ाइए, तेल की मालिश कीजिए शरीर के ऊपर। तो भले ही दर्द यहाँ पर होगा, लेकिन पूरे शरीर के तेल की मालिश कीजिए, केवल हाथों के तेल की मालिश नहीं कीजिए। तो वो तो मैं आवाज थोड़ी, हाँ रेगुलरली हर हफ्ते मालिश करवाती हूँ। नेचुरोपैथी सेंटर पे भी मैंने, उन्होंने क्या वो ऑयल वगैरह जैसे हम एनेमा लेते हैं ना, ऐसे ऑयल वगैरह दिया था, फर्क पड़ता ही नहीं किसी चीज से। खाने में भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, दिन के वक्त कच्चा खाती हूँ मैं, है ना, सैलेड खा लिया, फ्रूट खा लिया, वेजिटेबल जूस लिया, करेले का जूस। आयुर्वेद के हिसाब से कच्चा खाने से गैस ज्यादा होती है। अच्छा, कच्चा खाने से, इसलिए कच्ची चीजें मैंने लोग आयुर्वेद में मना करते हैं कि जिनको वात की समस्या है, गैस की समस्या, उनको कच्ची चीजें नहीं खानी। अच्छा, बेसिकली सब्जियों का जूस निकाल के, करेला है, दूधी है, रोज पीती हूँ सुबह, और खाने के टाइम पे थोड़ा स्प्राउट मूंग, उसमें काकड़ी डाल के वो खा लेती हूँ बस। हाँ, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। हाँ जी,
आप स्प्राउट ज्यादा खाएं, स्प्राउट काफी लोगों के लिए अच्छा है। हाँ जी, आपको अगर स्प्राउट खाना है तो उनको थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, गर्म कर लीजिए, कच्चे मत स्टीम खाइए। कर दें। हाँ जी, कच्चा खाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। और उसमें फिर आप सौंठ का उपयोग कीजिए, अदरक का उपयोग मत कीजिए। हाँ जी। आप उसमें अगर कुछ चीजें डालते होंगे तो वो ये ध्यान रखिएगा कि गर्म चीजें आपको, जिनकी तासीर गर्म है, आप ड्राई फ्रूट लीजिए। सर अगर ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ ना, थोड़ा तो मुंह में छाले आ जाते हैं या गला दुखने लग जाता है। जो मैंने बताया था कि ड्राई फ्रूट बहुत गिनती का खाना पड़ता है मुझे, 3-4 बादाम खा लिए बस, उससे ज्यादा जब भी कोई चीज गर्मी करती है तो आप उसमें साथ में घी लीजिए। नहीं। घी, अच्छा। घी लेंगे तो आपको लाभ होगा। हाँ जी। हो गया, थैंक यू मैम। वैसे एक चीज है, अगर आपको औषधि में चाहिए तो गोमूत्र आसव, इसकी बहुत बढ़िया औषधि। अच्छा। गोमूत्र आसव आप 10 ml पानी के साथ, 10 ml पानी के साथ भोजन के बाद लीजिए। तो दोनों में दर्द के लिए रामबाण औषधि है। और कोई दवाई ऐसी है? मैं बॉम्बे से ही बोल रही हूँ वैसे। हाँ, तो आप आ जाइए सेंटर पर। अंधेरी, बॉम्बे अंधेरी। वातनाशक तेल है, आप जोड़ों पे वो लगाइए तो वातनाशक तेल से आपको काफी आराम। क्या लगाऊं? वातनाशक तेल। वातनाशक तेल आपके पास मिलता है वो? हाँ जी। अच्छा, वो बाई कोरियर भेजते हो? हाँ जी। ओके, ठीक है, मैं कांटेक्ट नंबर है ये, इस पे कांटेक्ट कर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर आपके एक सारी बीमारी का एक इलाज तो मुझे समझ में आ गया है कि देशी गाय का घी खूब लें, ये तो अच्छे से समझ में आ गया है। सारी बीमारियों का एक ही तोड़ है। जब से घी गायब हुआ है तब से हॉस्पिटल खड़े हुए हैं। जब तक हमारे पूर्वज घी खा रहे थे तब तक ना तो कोई उनको हरा पाता था युद्ध में, और ना कोई ज्ञान में। सर मेरी दादी सास 96 ईयर्स की थी और वो इतना घी खाती थी, एकदम दुबली पतली थी लेकिन बहुत घी। और उन्हें लंच करती थी, डिनर नहीं करती थी, रात में भी दूध में घी डालकर। इतना घी उनको हमने देखा, वो बहुत बहुत मजबूत है। सर अब आज आषाढ़ी एकादशी है और आषाढ़ी एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। और सभी को वैसे तो उपवास करना चाहिए। आयुर्वेद में लंघन का बहुत महत्व है। तो लंघन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लंघन का अर्थ होता है कि अपने शरीर के मल को जलाना। तो शरीर के भीतर मल है जिसको टॉक्सिन वगैरह हम कहते हैं, वो जलाते हैं। फिर दूसरे जो मल जल जाता है उसके बाद दोषों को जलाना। तब ये धातु के रूप में होना चाहिए, लेकिन जब शरीर में दोष के रूप में आते हैं तो हम बीमार होते हैं। तो लंघन करने से, उपवास करने से ये बात कब जो इसके दोष है ये भी मिटते हैं। इससे कई लोग जो है 15 दिन में एक बार तो उपवास कर ही लीजिए। और मैं आषाढ़ी एकादशी का उपवास ऐसा करता हूँ कि मैं एकदम पानी भी नहीं पीता हूँ। मतलब कोई भी एकादशी का उपवास ऐसे करता हूँ, लेकिन आज मुझे वेबिनार लेना था, मैं भूल गया था कि आज एकादशी है। तो मैंने हाँ तो कर दिया था, तो फिर मैंने कहा फिर मैं बोलूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा वेबिनार शुरू होने के पहले पानी पी लिया। तो मैं निर्जला करता हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं बता रहा हूँ कि निर्जला, लेकिन अगर निर्जला करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। अगर आपको तकलीफ हो रही है निर्जला करने में, बिना जल के करने में, तो आप पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आज एकादशी का संदेश भी है कि भाई हमारे आयुर्वेद के अंदर हजारों बीमारियों का एक इलाज बताया गया है, वो है उपवास। आप उपवास कीजिए, उपवास से भी वात पित्त का दोष जो है वो संतुलित हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार। एकादशी के दिन भी आपने सर मतलब बिल्कुल निर्जला करके भी आप यहाँ पर हमारे लिए इतना टाइम दे रहे हैं सर, इसके लिए बहुत 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 ग्रेटिट्यूड सर। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में ले लेते हैं, जब आप नेक्स्ट कभी भी आएंगे तभी। तो ये तो हो गया सेशन पूरा। हाँ जी, अच्छा हो गया तो ले लें, मतलब ओके ठीक है। मोनिका जी बात कीजिए। सोनिका जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। सर मेरी बेटी 20 इयर्स की है, उसके मुंह पे, अब क्लियर है सर? हाँ जी बोलिए। सर मेरी बेटी 20 साल की है, उसके फेस पे फ्रैक्चर है। उसके फ्रैक्चर फेस पे मुंह के ऊपर काले तिल फ्रैक्चर हैं, फ्रैक्चर जो अंदर ही अंदर है, स्किन के अंदर।
क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर और स्किन के सर ये अंदर पूछ है। रहे हैं कि इनकी डॉटर के फेस पर काले तिल हो रहे हैं जो स्किन के अंदर है, फ्रैक्चर्स। काले तिल हो रहे हैं? जी हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, और बस सर यही है, यही हाँ, क्वेश्चन। देखिए ये ज्यादा तिल अगर होना इसका मतलब है शरीर के अंदर टॉक्सिन्स काफी बन रहे हैं। ठीक है। तो पहले तो पीरियड्स क्लियर हो, क्योंकि औरतों में सबसे बड़ा कारण होता है पीरियड्स क्लियर नहीं होना। तो वो तो टाइम से ही आ रहे हैं, हाँ जी, वो ठीक चल रहे हैं। हाँ, वो ठीक चल रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि अगर पीरियड्स क्लियर नहीं होते तो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, पेट साफ नहीं होता है तो भी शरीर में टॉक्सिन्स वगैरह रहता है। तो ये समस्या। और फिर अंगराग जो है, अंगराग उपटन को चेहरे पे लगा के रखें। अंगराग उपटन? उपटन जो होता है, हाँ जी, अंगराग उपटन जो है वो लगा के रखें चेहरे पे। ठीक है। वो अंदर से सब टॉक्सिन जो भी होगा गंदगी उसको खींच लेगा और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुंह पे फिर सर और कितने उसको कितने कच्चे दिन? दूध में, अगर उनका ऑयली स्किन है तो गुलाब जल में मिला के लगाएं, और अगर सूखी स्किन है तो फिर कच्चे दूध में अंगराग मिला करके लगाएं चेहरे पे। सर कितनी बार लगाना दिन में? एक बार बहुत है? काफी है। ठीक है सर, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। कुछ बोलना है आपको और? हाँ जी मैम, वो ये पूछना था कि पेट फिर कैसे मीन्स अंदर के टॉक्सिन और कैसे क्लियर होंगे उसके अगर है? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर आप सर वही सर क्या खाने से और टॉक्सिन्स क्लियर हो सकते हैं वो पूछ रहे हैं। बस वही मैंने बताया कि भाई ऋतु के अनुसार भोजन, ऋतु के अनुसार भोजन कीजिए तो बाकी प्रकृति ऐसा सब कुछ देती है कि जिससे हमारा टॉक्सिन साफ होता है। वैसे तो जब ऐसी चीजें होती है तो हल्दी का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। हल्दी खून को साफ करती है, तो कई बार जो खून के कारण भी, गड़बड़ी के कारण भी होता है सब, तो हल्दी का उपयोग कीजिए। हरडे का उपयोग, हरडे अपने नियमित रूप से लेते रहना चाहिए ताकि पेट वगैरह एकदम अच्छा साफ रहे। हरडे औषधि होते भी उसको औषधि नहीं मान के फलों के अंदर माना गया। त्रिफला में जो आता है तो वो एक प्रकार का फल है, तो वो आप नियमित रूप से ले सकते हैं। उसको औषधि की श्रेणी से फल की श्रेणी में रख दिया गया है। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। सर एक पर्सन एक चैट पे क्वेश्चन आया है कि उनको किसी की उंगलियों में बहुत पेन है, मुड़ भी नहीं रही है, तो क्या करना चाहिए? वही जो मैंने अभी उंगलियों के लिए बताया। अच्छा ठीक है सर। अब मुझे एक क्वेश्चन था छोटा सा। सर आपने नींबू पानी के लिए बताया था कि गर्म नींबू पानी की अलग प्रकृति होती है और ठंडे की। तो क्या मतलब जैसे मुझे जो आपसे समझ में आया, मुझे लगता है मेरा पित्त प्रकृति है, तो हमें क्या पित्त प्रकृति वालों को क्या लेना चाहिए? देखिए ठंडा नींबू पानी जो होता है वो वात को बढ़ाता है। अच्छा। जैसे नींबू शरबत दे दिए तो वात को बढ़ा देगा वो। हम्म। तो इसलिए कई बार शरीर में दर्द हो रहा है और हमने शरबत पी लिया तो नुकसान कर जाता है। ओके। लेकिन गर्म नींबू का पानी उसके अलग। और गर्म नींबू का पानी बताने खास करके जैसे किसी को बुखार आया है तो बुखार में खूब आप गर्म नींबू का पानी पीजिए और जितना पानी पिया वो पूरा पसीने से निकाल दीजिए, तो 3-3.5 घंटे के अंदर ही आपका बुखार उतर जाएगा और आपका जो भी फ्लू कोरोना जो भी है वो ठीक हो जाएगा। ये सरल उपाय है, लेकिन खूब मात्रा में पीना है। जब तक ऐसा लगे कि भाई अब पीना संभव नहीं, अब पिए तो उल्टी हो जाएगी, तब तक पीते रहना है। और वो ओढ़ करके पूरा ओढ़ के रखना है ताकि पूरा का पूरा पसीना जो है वो निकलता रहे। पसीना निकालने के लिए पीना है। और नॉर्मली अगर हमको केवल पेट साफ रखने के लिए पीना है तो हम रोज 1 गिलास गर्म नींबू का पानी पी सकते हैं। सुबह सुबह 1 गिलास नींबू का पानी, लेकिन हाँ लगातार नहीं पिए। आपने 5 दिन पिया फिर 2-4 दिन छोड़ दीजिए, या 15 दिन पिया फिर 4-5 दिन छोड़ दीजिए। तो ऐसे गैप कर करके आप पिएंगे तो वो आपको फायदा करेगा, तो नुकसान भी कर सकता है। और सर ये नींबू शरबत पित्त प्रकृति वाले ले सकते हैं, ठंडा नींबू पानी? हाँ देखिए, जब बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हो, तो मैंने बताया भी था कि जब बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हो तो हमको उसको दबाना नहीं है, तो उसको बाहर निकालना है। लेकिन थोड़ा पित्त बढ़ा है तो हम उसको लेके शांत करें। जैसे सुबह के समय अगर हम लेते हैं ठंडी चीज, दोपहर को पित्त बढ़ना शुरू होता है। अगर सुबह ही हम ठंडी चीज लेंगे तो पूरे दिन में उतना पित्त बढ़ेगा नहीं जितना हमेशा बढ़ता है। लेकिन हमने दोपहर को पित्त बढ़ने के बाद ठंडी चीज ली तो हमको गर्म सर्द हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू।